गुड मॉर्निंग। तो मॉलिक्यूलर का मैंने पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था और काफी लोगों ने देखा भी और उसको अप्रिशिएट भी किया। अच्छा लग रहा होगा आपको। ठीक है, जो आप काम करेंगे कई घंटे लगेंगे उसको आप कुछ मिनट्स में कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपका काम आसान बनाने के लिए ये सीरीज लाया है, जिसमें आपके एक चैप्टर पहले ही दे दिया था एनाटॉमी का। तो मॉलिक्यूलर चल रहा है, ठीक है ना। 1.5-2 घंटे का और वीडियो रहेगा, उसमें पूरा मॉलिक्यूलर हो जाएगा आपका। तो हमने अभी तक बेसिक्स की बात करी थी, डीएनए आरएनए की बात करी थी। अब हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तीनों मिलेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में बाबू आपको लैकोपेरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिलेगा, ठीक है ना। तो 3 पार्ट में वीडियो होगा, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत वास्ट चैप्टर है और हर वीडियो से 2 क्वेश्चंस आपको नीट में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप जैसे भी अपना एनसीईआरटी लेकर के बैठिए और अच्छे से इसको अंडरलाइन कर करके अच्छे से इसको क्या करिए, पढ़िए, एक एक वर्ड का मतलब समझिए, ठीक है ना। जैसा आप सर ने बताया होगा, स्कार सर ने, कि जेमेंस का से पेपर आ रहा है केमिस्ट्री फिजिक्स, उसमें एकदम एकदम एग्जाम्पल छाप दिया जा रहा है, एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहा है, एकदम एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है। तो वो बायोलॉजी में तो हमेशा से एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है, कुछ नया है नहीं। तो और जबरदस्त तरीके से एनसीईआरटी फॉलो किया जाएगा। मीन्स जो कठिन क्वेश्चन बनाना होगा वो भी एनसीईआरटी से बनेगा, और एक एक उसमें लाइन, एक एक वर्ड उसमें इंपॉर्टेंट है। मान लो अचानक से कोई वर्ड आ गया, फ्यूटाइल आ गया, ठीक है ना, रेजिलियंस आ गया, तो आप लोग को लगेगा अरे ये क्या है। तो एक एक वर्ड को डिकोड करने का समय है ये। तो लास्ट में जो 2-3 महीने बचते हैं लास्ट के, तो सिर्फ एनसीईआरटी पे एकदम स्पेसिफिक हो जाइए आप लोग। और सभी लोग वीडियो देखा करिए। अपने आप को बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट या बहुत ऊंचे पे मत समझिए, सब एक बराबर है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है सब एक बराबर है। अभी सिलेक्ट हो जाइएगा तब आप उड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सभी लोग ये वीडियो देखें और जरूर एक कमेंट कर दें इस पर, ठीक है। ओके, तो हम लोग रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहली बात रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, इस बात को समझिएगा। रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ रेप्लिका। रेप्लिका मतलब कॉपी, यानी कोई अपना कॉपी बना रहा है, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, इसको बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इसको। While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA, ठीक है ना। मीन्स आपको पता है वॉटसन एंड क्रिक ने ही डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। उन्होंने कहा था कि डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंड फॉर्म में ही देखा जाता है और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक अगर 5' to 3' होगा, दूसरा 3' to 5' होगा, और अगर एक में ए है तो उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री टी आएगा, और दूसरा अगर एक में जी है तो उसके सामने सी आएगा, और वाइस वर्सा, ऐसे ही चलता रहेगा, पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा। ये बात हमने देख लिया था डबल हेलिक्स मॉडल के फीचर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है ना। तो इन्होंने कुछ बात कही है, देख लीजिए दोनों ने मिलके। इट हैज नॉट escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggest a possible copying mechanism for genetic material, ठीक है ना। 1953 में स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि जब हमने डबल स्ट्रैंड मॉडल को डिजाइन करा, इसको दुनिया को बताया, तो तुरंत हमें एक ख्याल आया कि अगर ये डबल स्ट्रैंड है तो आखिर ये कहीं से बने होंगे, यानी कि ये भी कुछ नया बनाएंगे, समझ रहे हो ना। तो कह रहे हैं कि जैसे हमने डबल स्ट्रैंड को डिजाइन करा, देखा, उसको खोजा, तैसे हमारे दिमाग में आया कि भाई ये तो रेप्लिकेशन भी कर सकते होंगे, तभी ना ये बने होंगे, ठीक है। आगे देखिए। The scheme suggested that the two strand would separate and act as template for the synthesis of new complementary। क्या मतलब है इसका, समझिएगा। तो इन्होंने ये कहा कि देखो, ध्यान से देखो ये फिगर, ये देखो डबल स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंड पहले सेपरेट होगा, सेपरेट हो गया, ऐसे हमने अनवाइंड कर दिया। ये जो है, जो पुराना है, इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, ये भी टेम्पलेट है, ये भी टेम्पलेट है। अब ये टेम्पलेट ही चल के नया डीएनए का निर्माण करेगा। तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, इसको हम डॉटर डीएनए कहेंगे। तो अब देखो ध्यान से तुम, ठीक है। अब देखो एक डीएनए था, अब 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए बन गए। अब इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो कोई भी नया डीएनए डबल स्ट्रैंड बन रहा है, ये भी डबल स्ट्रैंड है, ये भी डबल स्ट्रैंड है, इसमें एक पुराना है यानी कि एक टेम्पलेट है, एक नया है। तो सेमी कंजर्वेशन, आधा जो उसका आधा है वो आके कंजर्व हो जा रहा है, आधा पार्ट कंजर्व हो जा रहा है। दैट्स व्हाई वी
we are calling it, we are saying it a semi conservative nature of replication. Got it? I think you got it. Okay, अब देखिए आगे क्या है. द स्कीम ये हो गया आपका. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as semi-conservative DNA replication. इसीलिए इस स्कीम को हम semi-conservative कह रहे हैं. ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो हम देखेंगे मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको. So it is now proven that DNA replicates semi-conservatively. It was shown first in E. coli and subsequently in higher organisms such as plant and human cells. Matthew Meselson and Franklin Stahl performed the following experiment. तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर से रेप्लिकेशन करता है. इसका जो हमें प्रूफ मिलने वाला है ये कौन देंगे बाबू? मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, जो कि 1958 यानी कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बनने के 5 साल बाद ये प्रूव हुआ था. ठीक है, अब क्या हुआ ध्यान से देखिए इसको. They grew E. coli in a medium containing an NH4Cl, और ये जो NH4Cl लिया इसमें इन्होंने हैवी डीएनए का आइसोटोप लिया, हैवी नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया, मतलब N15 हैवी आइसोटोप कहते हैं इसको, ऑफ नाइट्रोजन. अभी समझाते हैं अच्छे से, हिंदी पहले एक बार पढ़ ले. एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशंस, the result was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA. This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride density gradient. Please note that N15 is not a radioactive isotope and it can be separated from N14 only based on densities. देखो क्या है, E. coli लिया गया. E. coli को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया गया जिसमें नाइट्रोजन 15 था सोर्स. क्या था? अब वो जब ग्रो करेगा तो N15 उसके बॉडी, उसके सेल्स में आ जाएंगे, उसके सेल के अंदर आ जाएंगे, उसके डीएनए में आ जाएंगे. क्या आ जाएगा भाई? डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है, और नाइट्रोजनस बेस अगर है तो अब जो नाइट्रोजनस बेस उसका होगा उसमें N15 वाला होगा, और ये N15 हैवी डीएनए है. क्या है? हैवी डीएनए. तो हम अगर देखेंगे कि इसका जो डीएनए होगा बाबू वो कैसा होगा? N15 वाला होगा. कैसा डीएनए होगा? N15. ध्यान समझना इस बात को. जब ई कोलाई को हैवी डीएनए यानी कि N15 वाले मीडियम में ग्रो कराया गया तो उसका डीएनए जब देखा गया तो कैसा मिला? N15 मिला. बोलो यस. अब देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखना. Then they transferred the cell into a medium with normal NH4Cl and took samples at various definite time interval as the cell multiplied and extracted the DNA that remained as double-stranded helix. The various samples were separated independently on CSCl. इसके बारे में बताते हैं अभी. Measure the density. ठीक है, क्या हुआ ध्यान से देखें. मान लीजिए ये कल्चर एक प्लेट है, इस पे ई कोलाई को हमने ग्रो कराया, यहाँ पे मीडियम था N15. तो देखा गया कि जो इसके पास डीएनए आया वो कैसा था बाबू? N15 वाला था. मींस अभी सिर्फ मीडियम N15 है. अब क्या किया गया? अब एक दूसरा कल्चर लिया गया. इनमें क्या था? नाइट्रोजन 14 था. क्या था? नाइट्रोजन 14. ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन 14 लिया गया. तो अब इस ध्यान से देखना, इसमें से ई कोलाई को जब यहाँ लाया गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब ई कोलाई फिर डिवाइड किया तो देखा गया यहाँ पे अब क्या होगा कि ये देखो क्या हुआ, जब डिवाइड करेगा तो ये डीएनए सेपरेट होगा. देखो सेपरेट हुआ, सेपरेट हुआ मान लो. तो अब N14 मीडियम है, तो जो नया वाला डीएनए आएगा, जो नया न्यूली सिंथेसाइज होगा वो क्या होगा? ये पुराना वाला क्या था? N15. नया वाला क्या होगा? N14. पुराना वाला क्या था? N15. नया वाला क्या होगा? N14. ध्यान से देखना. तो कहने का मतलब क्या है, जब N15 वाले डीएनए को ई कोलाई को ट्रांसफर करा गया N14 मीडियम में तो दो हाइब्रिड, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड क्योंकि 14 भी है और 15, तो हाइब्रिड मिला. तो डीएनए क्या मिल गया बाबू? हाइब्रिड मिल गया. ध्यान से देखना,
और ये सब कैसे चेक कर रहे हैं हम, इसके लिए हम नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन यूज नहीं कर रहे हैं, हम CSCL सेंट्रीफ्यूगेशन यूज कर रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है, नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन से हम बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, किसी भी चीज को घुमाते हैं जब, तो क्या होता है, जो ज्यादा मैसिव होता है, जिसका मास ज्यादा होता है, वो बेस की तरफ चला जाता है, और जो लाइट होता है थोड़ा ऊपर रह जाता है। तो हम यहाँ नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, देखिए जो N15 N14 है उसके बीच में बहुत ज्यादा फासला नहीं है मास का। अब देखिए होता क्या है इसमें, ध्यान से देखना, ये ऐसे एक टेस्ट ट्यूब लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, CSCL का एक CSCL केमिकल डाल दिया हमने, यहाँ पे CSCL डाल दिया। अब हुआ क्या, नीचे जो CSCL जाके बैठा होगा उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, डेंसिटी क्योंकि मास देखिए ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा होगा, और यहाँ डेंसिटी डेंसिटी। अब हुआ क्या, देखिए मान लो कि जो हैवी डीएनए होगा उसकी डेंसिटी जो यहाँ नीचे वाले पार्ट से मैच करेगी, तो यहाँ पे आएगा, कोई थोड़ा सा हल्का होगा यहाँ आएगा, बहुत हल्का वाला यहाँ आएगा। तो इससे हम जो सबसे हल्का होगा मतलब पतला एकदम सबसे ऊपर आएगा। तो देखो यहाँ से जो हैवी डीएनए होगा, ध्यान से देखो, हैवी डीएनए जो है एकदम टेस्ट ट्यूब के बेस पे आया, जो उससे थोड़ा हाइब्रिड था वो बीच में आया, और जो एकदम लाइट डीएनए था सिर्फ 14 वाला सबसे पीछे आया। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ क्या हुआ, कि जो इकोलाई को ग्रो कराया गया N15 वाले कल्चर में, तो उसके बॉडी में जो डीएनए थे वो सारे के सारे N15 वाले थे। फिर उनको ट्रांसफर करा गया N14 मीडियम में। तो अब N15 जो है ये सेपरेट हुआ होगा, सेपरेट जब होगा तो सेपरेट, देखो ध्यान से देखो, ये सेपरेट हुआ, दोनों सेपरेट हो गए, और जब दोनों सेपरेट हुए अब एक नया नया बनाएंगे। तो जो अब नया बनाएंगे तो मीडियम के हिसाब से बनेगा, तो मीडियम हमने चेंज कर दिया था, मीडियम N14 वाला था, तो इस पे N14 वाला आ जाएगा। कौन सा वाला आ जाएगा, N14। तो पुराने वाले क्या रह गए, पुराने वाले तो N15 ही रहेंगे जो हैवी थे, और नए वाले क्या होंगे, N14 रहेंगे। नए वाले क्या रहेंगे, N14। तो ये दोनों का हाइब्रिड हुआ, इसे बोला गया हाइब्रिड डीएनए, ना तो हैवी ना तो लाइट, दोनों का मिक्सचर, इसलिए बोल दिए लाइट डीएनए। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से क्या हुआ, यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले जो डीएनए था वो N15 वाला था। अब देखिए ई कोलाई 20 मिनट लेता है डिवाइड करने में, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन। और यहाँ पे मीडियम दिया गया N14। जब मीडियम दिया गया तो रेड रेड वाला देखो अलग हो गया होगा, रेड वाला अलग हुआ, रेड वाला अलग हुआ, फिर इसके ऊपर जो ग्रीन वाला दिख रहा है यानी कि N14 दिखा। यानी कि फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट के बाद हमें सिर्फ हाइब्रिड मिला। क्या मिला, हाइब्रिड डीएनए मिला। देखिए यहाँ पे सिर्फ हाइब्रिड दिखा रहा है, यहाँ पे क्या मिला था हमको, हैवी मिला था। अब देखिए फिर 40 मिनट बाद, 40 मिनट बाद मतलब शुरू से 40 मिनट, यहाँ से कितना, इस जनरेशन से क्या 20 मिनट बाद, इसे बोलते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन या तो 20 मिनट, तो शुरू से 40 मिनट लिख रहा है, और यहाँ भी मीडियम वही सेम रखा गया है, N14 रखा गया है। अब देखो क्या होगा, अब देखो हम आपको समझाते हैं जो पहली बार इसको समझ रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 स्टैंड चारों अलग हो जाएंगे। दो मान लो हम रेड वाला बना देते हैं, रेड वाला मतलब हैवी वाला, दो रेड वाला है, दो हैवी वाला, और दो क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ब्लैक से हम बनाते हैं, दो लाइट वाला है, देखो लाइट, यानी कि ये क्या है, N15 है, ये क्या है, N15 है, ये क्या है, N14 है, ये क्या है, N14। अब मीडियम जैसा रहेगा इसके ऊपर वैसा आएगा। तो मीडियम कैसा है बाबू बताइए, मीडियम आपका N14 ही है, तो इसके ऊपर कैसा आएगा, N14 आएगा, इसके ऊपर कैसा आएगा, N14 आएगा, इसके ऊपर कैसा आएगा, N14, इसके ऊपर भी N14। अब देखो ये दोनों क्या कहलाए, हाइब्रिड, क्योंकि इसमें 15 भी है और 14 भी, और ये दोनों क्या कहलाए, लाइट डीएनए। यानी कि हम कहेंगे सेकेंड जनरेशन में आपको दो डीएनए क्या मिला, दो डीएनए हाइब्रिड मिला, और दो डीएनए क्या मिला, लाइट मिला। ध्यान समझो इस बात को, एकदम अच्छे से प्यार समझो, अभी हम ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में फिर ऐसे खोलेंगे आप तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। देखिए क्या होगा इसके बाद, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अब एक चीज याद रखिएगा, हैवी डीएनए मिला था, अब इसके बाद कभी भी हैवी डीएनए नहीं मिलेगा। हैवी डीएनए क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अब मीडियम चेंज कर दिया है, तो मीडियम चेंज करने से हाइब्रिड मिल सकता है, लाइट मिल सकता है, लेकिन हैवी कभी आगे नहीं मिलेगा। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे हैवी कितने थे, दो थे, तो दो हैवी थे, तो बाबू हैवी दो थे तो दो ही रह जाएंगे। अब मतलब वो स्ट्रैंड, ध्यान सुनना, N15 कितना था, एक डीएनए था, तो इसके दो ही स्ट्रैंड, इसके जो सिंगल सिंगल दो पार्ट मिले आपको, तो अब जो हाइब्रिड मिलेगा आपको हमेशा दो मिलेगा, कितने भी जनरेशन आगे चले जाओ हाइब्रिड हमेशा दो मिलेगा, और बाकी सारे क्या मिलेंगे, लाइट मिलेंगे। तो हमको कैसे देखना है, देखो मान लो आपके पास हैवी था, शुरू में क्या था, हैवी,
हैवी था। ध्यान से देखना कैसे ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट के बाद क्या होगा, देखो एक था ना, एक हैवी था, तो अब एक से दो होंगे, डिवीजन में दो हो जाते हैं तो दो होंगे, दोनों क्या होंगे बाबू, हाइब्रिड होंगे। मैंने कहा कि आपने क्या लिया, मीडियम 14 लिया, तो दो हाइब्रिड होंगे। अब दो से चार होगा, आगे जाके दो से चार होगा। मैंने क्या ट्रिक बताया कि हाइब्रिड हमेशा अब दो ही होंगे, तो चार अगर हुआ तो दो हाइब्रिड होगा और दो लाइट होगा। इसके बाद यानी कि ये 40 मिनट वाला हो गया। इसके बाद 80 मिनट में आ जाइए, तो चार से क्या हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे। डिवीजन हो दोगुना हो तो चला जाएगा। मैंने कहा हाइब्रिड हमेशा दो रहेगा और साथ में लाइट कितना, अगर आठ में से दो हाइब्रिड है तो लाइट कितना बचा, छह, छह बचा। ठीक है, ये 80 मिनट 40, ये 60 मिनट का हो गया। अगर हम बात करें 80 मिनट यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन, तो अब देखो 8 से 16 हो जाएंगे। मैंने कहा हाइब्रिड हमेशा दो रहेगा, दो हाइब्रिड बचा कितना, 14, तो 14 लाइट हो गया। तो ऐसे आप पूरा जितना जनरेशन पूछे आप कर सकते हो। इसके बाद पूछता है परसेंटेज, मान लो परसेंटेज पूछता है किसी भी जनरेशन में। मान लो पूछ दिया ये 80 मिनट बाद परसेंटेज क्या होगा, तो 80 मिनट बाद ये तो बना लोगे आप ट्रिक से कि 80 मिनट बाद दो हाइब्रिड है प्लस 14 क्या है, लाइट। अब पूछ लिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड, तो हाइब्रिड के परसेंटेज के लिए तो हाइब्रिड को ऊपर रखो, यानी कि जो पूछा है अपॉन पूरा कितना है, 14 दो 16 इंटू 100 कर देंगे, हमको परसेंटेज मिल जाएगा। आपको अगर पूछा होता लाइट, पूछ दिया कि फोर्थ जनरेशन में लाइट डीएनए का कितना परसेंटेज है, तो आप कर देते 14 अपॉन 16 इंटू 100, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। ऐसे आप रेशियो भी निकाल सकते हो। तो मैंने क्या कहा, अब एनसीईआरटी में बस यही एग्जांपल दिया हुआ है, तो हमेशा यही पूछेगा, शुरू में हैवी है, बाद में बार बार क्या कौन सा मीडियम दे रहा है, 14 दे रहा है, N14। तो पहले हैवी था, फिर दो लाइट बना, सॉरी दो हाइब्रिड बना, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ दो हाइब्रिड बनते जाएंगे और लाइट और जो एक्स्ट्रा जुड़ेगा लाइट। आपको याद क्या रखना है कि एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ठीक है ना, ऐसे डिवाइड हो रहे हैं सेल्स। ठीक है, ओके। तो इससे ये पता चला, देखिए ध्यान से, इससे पता क्या चला कि सेमी कंजर्वेटिवली ये जो डीएनए है रेप्लिकेशन चल रहा है, मींस अब देखिए सेमी कंजर्वेटिव, मत सोचिए कि सर कि हाइब्रिड तो हमेशा दो ही बन रहा है, हाइब्रिड तो हमेशा क्या बन रहा है, दो ही, तो कैसे आप सेमी कंजर्वेटिव कह रहे हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव एक एक डीएनए को लेकर के चलिए ना बाबू, कि इसमें से देखो पहले क्या हुआ था, पहले पहले सिर्फ क्या था, पहले हैवी था, इसके ऊपर दोनों क्या आ गया, इसके ऊपर दोनों क्या आ गया, लाइट आ गया। तो हैवी और लाइट को मिला के हम हाइब्रिड कह दिए, क्या कह दिए, हाइब्रिड कह दिए। इसके बाद देखो फिर ये चारों खुलेंगे, फिर उनके ऊपर नया नया आएगा, तो एक एक डीएनए को जब हम लेके चलेंगे तब आप कह सकते हैं कि हाँ ये सेमी कंजर्वेटिव है। क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर ये तो हमेशा हाइब्रिड दो ही रह जा रहा है, तो कैसे सेमी कंजर्वेटिव हुआ। तो यहाँ इतना ऐसे इस पे मत सोचे, गलत है, आप सोच रहे हैं। एक एक डीएनए, पहले देखो ये रेप्लिकेशन होता क्या है, एक डीएनए हुआ, उसको हम अनवाइंड कर दें, अलग अलग कर दिए, उसके ऊपर मीडियम के हिसाब से नया नया डीएनए आएगा, तो उसे हम कह रहे हैं सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेशन। आई थिंक यू गॉट इट, ओके। चलिए, thus the DNA was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes. E. coli divided in 20 minutes had a hybrid or intermediate density DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes, second generation was, ये सब जो बताया मैंने आपको, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि इफ ई कोलाई वाज, मान लो ये नीट में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, नीट में आ गया क्वेश्चन, सेम टू सेम, इफ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल। तो हमको एकदम ब्लैंक है, कुछ नहीं पता अभी, तो मान लो अब सब वहां पे इतने सारे चैप्टर 90 चैप्टर पढ़ के जाओगे। तो अब देखो ई कोलाई को 80 मिनट तक ग्रो करा रहे हैं, सब यही देगा। तो शुरू में क्या था, N15 था, ठीक है ना, N15 था शुरू में, ध्यान से देखेंगे। अब क्या कह रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, ऐसे बना लो तुरंत, फर्स्ट जनरेशन में कितना 20 मिनट, तो दो हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, एक से कितना हो गया, दो, दोनों क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। मैंने बताया पहले जनरेशन में तुरंत दोनों हाइब्रिड बनेगा। इसके बाद चार होगा, चार में से दो हाइब्रिड हमेशा रहेगा, सब बचा कितना, दो लाइट हो जाएगा। इसके बाद कौन सा जनरेशन, 20, ये 40 मिनट हो गया, ये 60 मिनट, 60 मिनट में क्या होगा, चार से आठ हो जाएंगे, आठ में से दो हाइब्रिड और साथ में मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, दो हाइब्रिड हो गया और 6 लाइट हो गया। फिर बाबू हो गया क्या, 80 मिनट। अब यही पूछा 80 मिनट में 8 से 16 हो जाएंगे, 16 में से कितना, दो हाइब्रिड और 6, सॉरी दो हाइब्रिड और 14 क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो अब क्या पूछा है, प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड। तो लाइट कितने हैं, लाइट कितना है 14, हाइब्रिड कितना है बाबू 2, तो हम कह देंगे 7:1 रेशियो पूछ लिया है। कोई दिक्कत किसी को। चलिए, कोई अगर दिक्कत हो मैथमेटिक कैलकुलेशन में तो देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बाकी आप इसको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखेंगे।
वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थाइमिडीन, रेडियोएक्टिव क्या, यहाँ पे थाइमिडीन लिया गया, टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम। याद रखिएगा इस बात को, अभी हमने जो देखा वो डीएनए लेवल पे था। अगर कोई पूछेगा सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन ऑन क्रोमोसोम लेवल, क्या पूछ दिया, क्रोमोसोम लेवल पे किसने किया था, तो याद रखना है, एनसीईआरटी में नोट कर लेना कि टेलर एंड हिज कलीग्स, टेलर और उनके कलीग्स ने किया था 1958। और जैसे आपने देखा था कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था किस पे, पी पे, मतलब मटर के पौधे पे, वैसे इन्होंने फैबा बीन्स यानी कि विसिया फैबा पे किया था, मीन जो सेम होता है आपको पता होगा। द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट द डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट, यानी कि जो क्रोमोसोम लेवल पे डीएनए होते हैं ये क्या होता है, ये भी सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करते हैं। इसको याद रखेंगे, डेट वेट नाम सब याद रखेंगे। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इसका, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा इसको अच्छे से। ओके, इन लिविंग सेल्स, देखिए नोट्स में मैंने काफी अच्छे से इसको बताया है, लेकिन हमको एनसीईआरटी यहाँ डिकोड करना है, तो हम यहीं से इसी हिसाब से कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो यही सोच के हम चल रहे हैं, और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ध्यान से देखिएगा। इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ कैटलिस्ट, बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं। द मेन एंजाइम्स इज रिफर्ड टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो किस पे डिपेंड करेगा, डीएनए पे डिपेंड करता है। सिंस इट यूज अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन, यानी कि डीएनए, एक डीएनए से ही नया डीएनए बनाएगा, इसीलिए ये पॉलीमरेज जो एंजाइम है इसको हम कह रहे हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बिकॉज इट यूजेस टेम्पलेट टू क्रिएट अ न्यू डीएनए। ओके, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, यानी जो न्यूक्लियोटाइड का चेन है डीएनए का, इसको पॉलीमराइज करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा, उसको लंबा करेगा या तो उसका नया निर्माण करेगा। These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time। ये जो एंजाइम होते हैं ये बहुत एफिशिएंट होते हैं, फास्ट होते हैं और एक्यूरेसी के साथ करते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा 4.6 इंटू 10 बेस पे अगर हम बात करें कोई इक्वलाइम होता है, अगर हम ह्यूमन में बात करें तो 6.6 इंटू 10 बेस पेयर होता है। इसको इतना मतलब इनको रेप्लिकेट करना है तो इन्हें एफिशिएंट होना ही पड़ेगा। अब देखिए 18 मिनट लगते हैं, ध्यान सुनिएगा। आपको पता है इकोलाई को कितना मिनट लगता था, देखिए कहने का मतलब इसका क्या है, इकोलाई में 20 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है सेल डिवाइड करने में, उसमें से 18 मिनट लगते हैं उसमें रेप्लिकेशन में। कितने मिनट लगते हैं, बाकी 2 मिनट और सारे काम, 20 मिनट में से 18 मिनट लगता है रेप्लिकेशन करने में, ये कह रहा है। सोचो 18 मिनट में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर को कर रहा है, दैट मींस एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। यानी कि अगर देखा जाए, देखो जैसे कि क्या कह रहा है कि 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर को वो 18 मिनट में कर रहा है। 18 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 18 इंटू 60 सेकेंड में, तो अगर हम बात करें एक सेकंड में कितना होगा तो 4.6 इंटू 10⁶ अपॉन कर दो 18 इंटू 60, देख रहे हो, तो इतना आएगा इक्वल टू लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड को, मतलब 2000 बेस पेयर को एक सेकंड में रेप्लिकेट कर रहा है, इतना एफिशिएंट, इतना फास्ट होता है। नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट, सिर्फ फास्ट होने से काम नहीं चलेगा, इनको एक्यूरेट भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ और भाई कॉपी कर दे, ए के सामने टी आएगा, टी के सामने जी आएगा, सॉरी टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा, ए के सामने टी आएगा, ऐसा ही करते जाना है। ये नहीं कि आप ए के सामने कुछ और ला दे रहे हो, ए के सामने जी ला दिए, म्यूटेशन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा पूरा, ध्यान समझिएगा। इसलिए कह रहा है कि फास्ट होना बहुत जरूरी नहीं है, एक्यूरेसी भी जरूरी है। जैसे कुछ लोग टेस्ट वेस्ट आधे घंटे पहले दे देते हैं, पूरा बैठ जाते हैं, पता चला 40 गलत हो गया। तो फास्ट होना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इट इज इंपॉर्टेंट, बट साथ दोनों का समन्वय बहुत जरूरी, दोनों का कंप्लीमेंट्री होना चाहिए, दोनों को एक साथ लेके चलना है कि फास्ट भी होना है और एक्यूरेट भी होना है। तो वही कह रहा है, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, अंडरलाइन करना इस बात को, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। फर्दरमोर एनर्जेटिकली, ठीक है ना, याद रखना, एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक रेप्लिकेशन में हुआ तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत ही महंगा प्रोसेस है, महंगा इन द पैसा सेंस में नहीं, एनर्जेटिकली कह रहा है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स सर्व डुअल पर्पस। In addition to acting as substrate, they provide energy for polymerization reaction. The two terminal phosphate in a deoxynucleoside triphosphate are high energy phosphate. Very very important, इसको हम समझाते हैं, ध्यान समझना।
देखिए मान लीजिए ये आपका एक कंपाउंड है जिसका नाम है डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इनका दो काम होगा। पहला काम क्या, देखो मान लो एक डीएनए है 5' 3', ये डीएनए है। आज समझ लो जो लोग नहीं समझे थे। ये क्या करता है, ये इट इज एक्ट एज सबस्ट्रेट। जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, इसको यहां से इसको तोड़ेगा और इसको ले जाकर के यहां जोड़ेगा, तो यहाँ पे एक पॉलीमराइजेशन हुआ ना, इतना बढ़ गया। फिर दूसरा मॉलिक्यूल और आएगा, यहाँ पे जोड़ेगा तीसरे मॉलिक्यूल, और ये जो दोनों इसे हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। यानी कि इसमें आपको पता है ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, तो 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट जाके जुड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा इसके साथ। ये शुगर है, ये शुगर है, ये क्या है, इसका बेस है। ये दोनों फॉस्फोरस जो है वो इट विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को कि जो डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ये ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड आता है, इसमें जो 3 फॉस्फेट होते हैं, दो फॉस्फोरस होते हैं, 3 फॉस्फोरस होते हैं, इसमें से 2 को कहते हैं हाई एनर्जी फॉस्फेट, ठीक है ना। और जो 3 में से 2 निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, इसी को हम पायरोफॉस्फेट कहते हैं। बाकी ये तीनों जो होता है वो जाके जुड़ जाता है एक नए पॉलीमर के, एक नए मोनोमर यूनिट के फॉर्म में पॉलीमराइजेशन कराता है। इसीलिए इसको कहते हैं डुअल फंक्शन होता है। याद रखेंगे, वहीं पे नोट कर लेंगे इस बात को। In addition to DNA-dependent DNA polymerase, many addition enzymes are required to complete the process of, जैसे मैंने एक कॉपी में लिखवाया होगा आपको कि इसमें कई सारे होते हैं, जैसे हेलिकेज बताया था मैंने, ठीक है ना, SSBP बताया था मैंने, कई सारे बताए थे। तो ठीक है, एनसीईआरटी में है नहीं तो आने के चांस कम है, लेकिन आपको पूरा समझाने के लिए मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे फोकस करिए। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यही नहीं है कि सिर्फ एक ही एंजाइम, बहुत सेट ऑफ पॉलीमरेज, पूरा सेट ऑफ एंजाइम लगते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। For long DNA molecule, since the 2 strand of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, the replication occurs within a small opening of the DNA helix, referred as replication fork। कह रहा है कि पूरा डीएनए एक साथ हम खोल के इसको अलग रेप्लिकेट कराए, इसको अलग रेप्लिकेट कराए, ऐसा हमारे पास एनर्जी नहीं है इतना ज्यादा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ध्यान से इस बात को समझिएगा। ये है आपका डीएनए, ये डीएनए है आपका। देखिए डीएनए को हम खोलते हैं, और खोलने के लिए आता है बाबू एक स्पेशल तरह का, आपको पता है डीएनए यहाँ पे हेलिकेज होता है, ये इसको खोलता जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये इसको अनवाइंडिंग कहते हैं, अनवाइंडिंग। तो बाबू ये क्या, थोड़ा सा खोला, इसको हमने रेप्लिकेट कराया, यहाँ पे नया डीएनए बनाया, फिर ये ऊपर चलता जाएगा, उसके बाद नया डीएनए बनता जाएगा। तो कह रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा खोलते जाते हैं, नया नया डीएनए बनाते जाते हैं। याद रखेंगे इस बात को। इसी को हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं बाबू, मतलब यहीं पे रेप्लिकेशन हो रहा है इतने पार्ट में। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। याद रखना, याद रखिएगा इस बात को। देखिए ध्यान से, हम देखेंगे कि 3' to 5' है, तो जो नया जुड़ेगा वो पक्का क्या होगा, 5। ध्यान से देखिएगा, जो नया आएगा 5' to 3' होगा। मींस ये याद रखना है आपको कि जो पॉलीमराइजेशन होगा, नया डीएनए बनेगा, हमेशा एक डायरेक्शन में होगा, 5' to 3। जो नया बन रहा है वो हमेशा 5' to 3 पोलैरिटी का बनेगा। याद रखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट का जो होता है बाबू पोलैरिटी 3' to 5' एंड है, और यहाँ बनेगा 5' to 3'। अब मान लो ये 3-5 है, ये क्या होगा 5-3, ये होगा 5-3। तो यहां से बनना इधर से नहीं शुरू होगा, इधर से शुरू होगा बनना, क्योंकि हमेशा कैसे बनना है, 5' to 3'। चलिए इसको हम और आगे समझाएंगे आपको। चलिए, the DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction, that is 5' to 3'. This creates some additional complications at the replicating fork. Consequently, one more strand, the template with polarity 3' to 5', the replication is continuous, while on the other जहां पे पोलैरिटी 5' to 3, इसे हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। चलिए इसको हम अच्छे से आपको समझाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, सभी लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। बाबू ये है आपका रेप्लिकेशन फॉर्क, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे डीएनए हेलिकेज है, ये काम कर रहा है, इनको तोड़ने का काम कर रहा है। अभी इतना तोड़ चुका है, ध्यान से देखिएगा, इतने लोगों को ये तोड़ चुका है। मान लीजिए ए है तो यहाँ टी होगा, यहाँ टी है तो यहाँ ए होगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी होगा, यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, ऐसे होगा पूरा, यहाँ टी है तो यहाँ ए होगा, ऐसे होगा पूरा। चलिए अब देखिए ध्यान से, चलिए ध्यान से, अब ऐसे टूटा होगा बता दिया, अब होगा क्या आगे, चलिए देखते हैं। देखिए ये हम मान लेते हैं 3' एंड है,
ये 5 डैश एंड है, तो इसके सामने वाला पक्का उल्टा होगा, 3 डैश इधर होगा, 5 डैश इधर होगा। चलिए ध्यान से देखिए होता क्या है, शुरू से हम देखते हैं, इसको समझते हैं, बस 1 मिनट लगेगा, ध्यान से देख लीजिए। ओके, यहाँ पे जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की कमी एक क्या है ना, ये शुरू नहीं कर पाता है। शुरू करने के लिए एक और लगता है, जैसे हम बोलते हैं प्राइमर, क्या बोलते हैं, प्राइमर। तो यहाँ पे एक प्राइमर आता है बाबू, यहाँ पे एक प्राइमर आएगा। प्राइमर के बारे में आप पढ़ेंगे बायोटेक में अच्छे से। ये प्राइमर, अब ये प्राइमर क्या करेगा, शुरू कराएगा रेप्लिकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ 5-2, सॉरी अंडो नहीं होगा क्या, और चलिए फिर से देखिए, ये है आपका रेप्लिकेशन फॉर्क, इतना अभी अनवाइंड हुआ है बस। चलिए ये है 5 डैश, ये है 3 डैश, ये है 3 डैश, ये है 5 डैश। चलिए यहां से एक प्राइमर जुड़ता है, ये प्राइमर शुरू करवा देगा रेप्लिकेशन, ठीक है ना, और यहाँ से एक नया 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 बनेगा, बनेगा कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि ये 3 डैश टू 5 डैश है, तो यहाँ पे इसे कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, 5 डैश टू 3 डैश। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। और इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हेलिकेज है, जिस डायरेक्शन में ये अनवाइंडिंग कर रहा है, उसी डायरेक्शन में ये बन रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे यानी कि जो टेम्पलेट अगर 3 डैश टू 5 होगा, तो उसमें 5 डैश टू 3 डैश बनेगा, और बनेगा दोनों में 5 डैश टू 3 डैश, ठीक है ना, याद रखिएगा 5 डैश टू 3 डैश बनेगा जो नया होगा, और इसको हम कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं, क्योंकि एक बार प्राइमर लगा दिया सीधे बनता जा रहा है। इसको हम लीडिंग कह रहे हैं, क्योंकि ये उस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में खुलता चला जा रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा कि नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इतना खुला है, देखिए हम इधर से नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए ध्यान से 5, ये 3 है, ये 5 होगा, ठीक है, ये 3 है, 5 है, तो ये क्या होगा 3, और यहाँ होगा 5। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि हमेशा अगर बनाना है नया तो 5 डैश टू 3 डैश ही बनेगा। इसके सामने अगर हम बनाने गए 5 डैश बनेगा क्या, नहीं बाबू, इसके सामने आपको पता है रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी, कि अगर ये इसका हम कह रहे हैं 5 डैश है, इसके सामने हमेशा 3 डैश वाला आएगा, तो हम 3 डैश टू 5 डैश बना देते, आराम से काम हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि हमको पता है कि जब बनेगा, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ध्यान सुनिएगा, जो कोई भी डीएनए है 5 डैश इधर फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट इधर होता है OH, 3 डैश पे क्या होता है OH। हमेशा कोई नया अगर न्यूक्लियोटाइड जुड़ना है, तो हमेशा 3 डैश एंड पे ही जुड़ सकता है, इधर नहीं जुड़ सकता है। इसीलिए हमेशा पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन क्या होता है, 5 डैश टू 3 डैश एंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, देखिए यहाँ पे कौन सा है 5 डैश। अब क्या करेंगे, हम इधर प्राइमर लगाएंगे, देखिए यहाँ पे प्राइमर लगा दिए, प्राइमर लगाया आपने। अच्छा यहाँ से पहले शुरू करते हैं, मान लो पहले यहीं से पहले इतना ही खुला होगा, देखो ध्यान से, पहले ये पूरा इतना ही खुला होगा, तो हमने यहाँ प्राइमर लगाया, और यहाँ प्राइमर जब लगाया तो इतना थोड़ा सा डीएनए बना दिया। अब थोड़ा सा और ऊपर खुला, मतलब ये और ऊपर थोड़ा खुला होगा, यहाँ खुला होगा, ध्यान से देखना, जब थोड़ा सा और खुला, फिर यहाँ प्राइमर लगाया, फिर इतना डीएनए बन गया, ध्यान सुनना, फिर यहाँ प्राइमर लगाया, इतना डीएनए बना। तो ये जो टेम्पलेट 3 से 5 है, वहां तो कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, लेकिन जो 5 डैश टू 3 डैश एंड वाला टेम्पलेट है, वहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस बन रहा है। तो याद रखना, जो 3 डैश टू 5 डैश टेम्पलेट होगा, यानी कि ऐसा कोई डीएनए का स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 डैश टू 5 डैश है, उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। और वहां पे सिंथेसिस कैसी होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। कैसी होगी, कॉन्टिन्यूअस। और अगर 5 डैश टू 3 डैश एंड वाला टेम्पलेट है, यानी पुराना वाला है, तो उस पे तो बनेगा तो उसी डायरेक्शन में, इसीलिए इसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। क्योंकि इसमें लैगिंग मतलब क्या, कि हेलिकेज खोल इधर रहा है और ये इधर की डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए, और वो भी डिसकॉन्टिन्यूअस बन रहा है, इसलिए हम लैगिंग बोलेंगे। और डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे प्राइमर लग रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को कि डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों बन रहा है। फिर से वीडियो देख लेना पॉज करके, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको साफ साफ, देखिए ये 3 डैश टू 5 डैश इंड है, तो कॉन्टिन्यूअस, और इसी को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और देखिए क्योंकि आपको जो हेलिकेज इधर वर्क करता है, तोड़ते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे एकदम कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइमर्स लगाने पड़े थे, फिर यहाँ लगाने पड़े, फिर यहाँ लगाने पड़े, तब जाके ये बना, इसीलिए हम इसको डिसकॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं अवे फ्रॉम द
अवे फ्रॉम द ये हेलिकेज या फिर टुवर्ड्स, तो ये जो टूट रहा है बाबू, तोड़ा जा रहा है इसको, अनवाइंडिंग का डायरेक्शन उसके अवे है, ये याद रखना इस बात को। चलिए, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट, अच्छा इसके और पीछे कुछ था। The DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication. Also, the replication does not initiate randomly at any place in DNA. There is a definite reason. कह रहा है कि DNA polymerase खुद नहीं कर सकता है, तो कौन करेगा? हेलिकेज करेगा। नोट कर लेंगे इस बात को, ठीक है ना। हेलिकेज तोड़ेगा। प्राइमेज, इसको हम प्राइमर कहते हैं, प्राइमर वहां लगेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली, किसी प्लेस पे शुरू नहीं हो सकता है। देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट ओरिजिनेट, सच रीजन आर कॉल्ड ओरी, या फिर इसको हम ओरिजिन ऑफ साइट कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, या तो साइट ऑफ रेप्लिकेशन या तो ओरी कहते हैं। यानी कि अगर डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो आप कहीं से शुरू नहीं कर सकते हो, एक डिफरेंट पॉइंट होगा जहां से आप शुरू करोगे, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड to be propagated during a recombinant DNA procedures requires a vector. The vector provide the origin of replication. इसको आप अच्छे से, हम यहाँ पे हम आपको अच्छे से समझा नहीं सकते। देखिए होता क्या है, ओरी के लिए हमको जरूरत होता है एक वेक्टर का, और वेक्टर कौन होता है? आप रिकम्बिनेंट डीएनए में अच्छे से पढ़ेंगे तो इस आपको बस यहाँ पे याद कर लेना है कि जो वेक्टर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए, फर्दर नॉट एवरी डिटेल्स ऑफ रेप्लिकेशन is understood well. In eukaryotes the replication of DNA takes place at S phase. याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूकैरियोट्स में S phase में DNA रेप्लिकेशन होता है, यूकैरियोट्स में ना, हम लोग में। The replication of DNA and cell division cycles should be highly coordinated. A failure in cell division after DNA replication, मान लो किसी भी सेल में, मान लो हमारा ही सेल है, ध्यान समझो, सबसे पहले क्या होता है? G1 होता है, फिर क्या होता है? S होता है, फिर क्या होता है? G2 होता है, फिर क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, समझ रहे हो ना। तो होता क्या है बाबू, मान लेते हैं ऐसा हुआ कि G1 हो गया, S हो गया, S हो गया, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, और रेप्लिकेशन होने के बाद रेप्लिकेशन हो गया लेकिन पूरा सेल डिवीजन नहीं हुआ, सेल डिवीजन नहीं हुआ। तो ऐसा कंडीशन जब रेप्लिकेशन हो जाए, यूकैरियोट्स की बात हो रही है, और सेल डिवीजन पूरा नहीं कंप्लीट हो पाए, तो मान लो यहां तक हुआ, इसके बाद कहीं जाकर रुक गया, इसे हम बोलते हैं क्या? इस केस को हम बोलते हैं बाबू क्या? पॉलीप्लॉइडी, यानी कि क्रोमोसोम नंबर का ज्यादा हो जाना, समझ रहे ना, 2 से ज्यादा हो जाना। आप पढ़े होंगे इसके बारे में अच्छे से। तो यही होता है पॉलीप्लॉइडी, यानी कि रेप्लिकेशन हो जाए लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो पाए, इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। और एक बात याद रखना कि यूकैरियोट्स में एस फेज में होता है रेप्लिकेशन, यानी कि सिंथेसिस फेज जो कहते हैं हम, और और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जस्ट प्रियर टू फिजन, जब उनका फिजन होता है प्रोकैरियोट में, जस्ट पहले, ठीक है ना, याद रखना इस बात को, जस्ट प्रियर टू फिजन, लिख लेना कहीं पे। चलिए, अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। किसकी बात करेंगे बाबू? ट्रांसक्रिप्शन की। तो जितना मैंने बात बताया उससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बन नहीं सकता है, याद रखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनाना। क्या बनाना? डीएनए से आरएनए बनाना। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम one strand of the DNA into RNA is termed as transcription. Here also, the principle of complementarity governs the process of transcription, except क्या है? मतलब complementary यहाँ नहीं चलेगा, except the adenosine complements now form base pair with uracil instead of thymine। जैसे हम देखे थे डीएनए से डीएनए बन रहा था तो एडेनिन के सामने थाइमिन आता था, लेकिन यहाँ पे एडेनिन के सामने क्या आएगा? यूरासिल आएगा, क्योंकि हमको आरएनए बनाना है, तो याद रखेंगे इस बात को। However, unlike in the process of replication, which once set in the total DNA of an organism get duplicated, in transcription, only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA. This necessities define the boundaries that would demarcate the region. Demarcate मतलब क्या होता है? Limit बाबू। And the strand of DNA that would be transcribed। कहने का मतलब क्या है? कह रहा है, देखो ध्यान समझो इस बात को। कह रहा है कि जो डीएनए है उसमें हमने देखा लगातार रेप्लिकेशन चल रहा है और दोनों तरफ चल रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें हम जब इसको खोलेंगे तो सिर्फ एक स्ट्रैंड को ही, जो एक स्ट्रैंड होगा वही आरएनए बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। बना सकता है लेकिन बनाएगा नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा नेचर ने डाला है? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, याद रखेंगे इसको। Why both the strand not copied during transcription? ठीक है, ध्यान समझना है इसको, अच्छे समझना है, प्यार समझना है। देखिए, मान लीजिए चलिए देखिए ध्यान से, ये है आपका 3 डैश 5 डैश 5 डैश
3 डैश, ये डीएनए है, आरएनए बनाना है। क्या बनाना है बाबू? आरएनए बनाना है। आरएनए बन गया 5 डैश टू 3 डैश, आरएनए बन गया। ठीक है, ये भी आरएनए मान लो बना लिया, मान लो ये चाचा बना लिया। तो अब देखो दिक्कत क्या होगी, अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन गया, फिर ये दोनों क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे, डबल स्ट्रैंड बना देंगे। और हमको पता है हमारी बॉडी में आरएनए का काम जो होता है वो डाइवर्स है। जैसे आरएनए का जो मेन फंक्शन है प्रोटीन बनाना, और जब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन देखेंगे, जो एमआरएनए होता है उस पर टीआरएनए आके चिपकता है, तब जाके प्रोटीन बनता है। तो अगर ये अगर ऑलरेडी डबल स्ट्रैंडेड रहेगा तो फिर टीआरएनए आके चिपकेगा कहाँ, रिकॉग्नाइज कहाँ करेगा? इसीलिए हमको प्रोटीन बनाते रहना है, इसीलिए हम डबल स्ट्रैंड डीएनए का नहीं बनाते हैं। याद रखेंगे, पहला रीजन और सबसे मेन रीजन जो आपको बता रहा है यही है। हम यहाँ पे नीचे लिखा होगा, देखो, this would prevent RNA from being translated into protein and the exercise of transcription would become a futile one। futile मतलब क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा एकदम। futile को लिख लेंगे क्या, यूजलेस एकदम। तो पढ़ते हैं, why both the strands are not copied during the transcription। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्यों दोनों स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाते हैं? has the simple answer first, if both strands act as a template they would code for RNA molecule with different sequence। very important, ध्यान समझेंगे। देखो, इस डीएनए का सीक्वेंस कुछ और है, इस डीएनए का सीक्वेंस कुछ और है, इससे मान लो निकला आरएनए 1, इससे निकला आरएनए 2। देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, इसका सीक्वेंस अलग होगा, इसका सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री का मतलब सेम थोड़ी होता है, कंप्लीमेंट्री कभी भी सेम मत समझना, अलग है दोनों। अब देखो आरएनए 1 बन गया, यहाँ पे आरएनए 2 बन गया। अब ये आरएनए बनाएगा प्रोटीन 1, ये आरएनए क्या बनेगा, प्रोटीन 2। अब देखो यार ध्यान समझो, डीएनए सेम था, सेम इंफॉर्मेशन से दो चीजें बन गई, दो प्रोटीन। मान लो एक एक ये डीएनए क्या है, जीन है, मान लो एक जीन से बाबू दो प्रोटीन बन गई। कह रहा है लंबाई बढ़ाओ, क्या कह रहा है, लंबाई बढ़ाओ। दूसरा प्रोटीन कह रहा है लंबाई घटाओ। यार अपने को ही ये क्या कर दे रहा है, कंट्रोवर्शियल हो गया, पूरा एंटागोनिस्टिक हो जा रहा है। तो एक जीन एक प्रोटीन जब बनाता है, इसको हम सही मानते हैं, सब कुछ सही चलेगा, एफिशिएंट चलेगा। लेकिन जब एक जीन यानी कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से दो आरएनए बनेंगे, तो दोनों आरएनए अलग अलग प्रोटीन बना देंगे। ऐसा हो सकता है कि दोनों प्रोटीन जो बने हैं एक दूसरे के अपोजिट काम करें। समझ रहे हैं ना? इसीलिए इस बात से बचने के लिए नेचर ने क्या किया, देखो लिखा है कि if both strand act as template they would code for RNA molecule with different sequence, and in turn if they code for proteins the sequence of amino acid in the proteins would be different, hence one segment of the DNA would be coding for two different protein and this would complicate the genetic information transfer machinery। पूरा मामला गड़बड़ा देगा। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया। तो पहला रीजन ये था और सेकंड रीजन मैंने आपको बता दिया। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये पैरा है, ये बस इतना बता रहा है कि क्यों जो है डबल स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड नहीं बनाते हैं क्या, आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या चीजें होती हैं? इनमें तीन चीजें होती हैं, प्रोमोटर होगा, एक टर्मिनेटर होगा और बीच में होगा स्ट्रक्चरल जीन जो एक्चुअल में बनाएगा प्रोटीन, मतलब आरएनए बनाएगा, वो आगे चल के प्रोटीन बनेगा। चलिए अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज ए कन्वेंशन। ये पेज सबको समझ में नहीं आता है, एकदम अच्छे समझेंगे, कंसंट्रेट होकर के, ईयरफोन लगा करके और हाईलाइटर लेके एकदम शांति जगह बैठ जाएंगे तब ये पेज पढ़ेंगे। देयर इज ए कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सिंस देखो क्या है ये, समझो इस बात को, ध्यान से देखिएगा, अभी पढ़ेंगे उसको। ये है पूरा एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसमें एक आपको दिख रहा है प्रोमोटर और ये दिख रहा है आपको वायलेट कलर का टर्मिनेटर, ब्लू होगा। और ये बीच में जो जीन है ना, ये है बाबू स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चरल जीन। ध्यान समझे, तीन यूनिट हो गया, माने इसके ये जो स्ट्रक्चरल जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है, इसके तीन यूनिट्स हैं, तीनों आपको दिख रहे हैं, सबका अपना अपना रोल होगा। देखिए होता क्या है, ये है 3' to 5' एंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 5' to 3' एंड। ये हम कह रहे हैं इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ध्यान समझना। मींस अगर इसका यहाँ पे पोलैरिटी 3 to 5 होता तो हम इसको टेम्पलेट कह देते, और टेम्पलेट हमेशा 3 to 5 को ही कहेंगे। ध्यान सुनना, टेम्पलेट हमेशा 3' to 5 को ही कहेंगे, क्योंकि पॉलीमराइजेशन जो होता है हमेशा 5' to 3' में ही होता है। ध्यान समझना, मींस जो नया बनेगा वो 5' to 3' की तरफ ही बनेगा। तो अगर मान लो ये 3 to 5 है, तभी ना इसके नीचे 5 to 3 बनेगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि अब मान लो कहते सर आप तो देखे थे उसमें डीएनए जो बन रहा था रेप्लिकेशन में 3' to 5' वाले में भी बन रहा था, और सॉरी 5' में 3' वाले में बन रहा था।
तो हम कहें वहां पे डिसकॉन्टिन्यूस बन रहा था और उसमें काफी दिक्कतें आ रही थी। तो अगर हमको एक ही स्ट्रैंड बनाना है तो हम क्यों ना वो स्ट्रैंड चुने जो आसानी से कॉन्टिन्यूस बना दे। तो हमेशा याद रखना T फॉर टेम्पलेट, T फॉर 3, यानी कि 3 to 5 जो एंड वाला होगा उसी को हम बढ़िया टेम्पलेट स्ट्रैंड मानेंगे और वही हमेशा आरएनए बनाएगा। तो कहोगे सर इसका क्या काम है, देखिए ध्यान से, इसको हम बोल रहे हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कहानी है, ध्यान समझो। मान लो ATGC, ये है आपका 3 to 5 मान लेते हैं, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या है बाबू, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ध्यान समझिएगा। ये चाचा अगर बनाएंगे आरएनए, क्या बनाएंगे, अच्छा इनका सॉरी ये टेम्पलेट है, मतलब एक ये समझो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, उसका पहला स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, ध्यान समझना, यहाँ 5 होगा और यहाँ 3 होगा। ए के सामने क्या आएगा, टी, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी और सी के सामने जी, ये आएगा, समझ गए। अब देखो ये 3 to 5 है, इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट, इसको बोल रहे हैं कोडिंग। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से समझो इस बात को। देखो ये है टेम्पलेट और टेम्पलेट बनाएगा आरएनए। अगर ये आरएनए बनाएगा, ध्यान समझना यहाँ पे, अगर ये आरएनए बना रहा है तो आरएनए क्या 3 है तो क्या हो जाएगा 5, और 5 है तो यहाँ आ जाएगा 3। अब देखो ए है तो क्या बनेगा बताओ, ए के सामने क्या आएगा, जल्दी बताइए। ए के सामने आना चाहिए टी, लेकिन आरएनए है तो क्या बनेगा, यू आएगा। चलो कलर बदल देते हैं, यू आ रहा है। टी के सामने क्या आएगा, ए आएगा। जी के सामने क्या आएगा, सी आएगा। सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा। यानी कि ये जो टेम्पलेट था एटीजीसी बना दिया यूएसएजी, एक आरएनए एमआरएनए, एक आरएनए बना दिया। क्या बना दिया, चलिए एमआरएनए जो भी कहिए, अभी आरएनए समझिए, आरएनए बना दिया। अब अगर आप मिलाओगे इसको और इसको, देखो ध्यान से, इसमें और इसमें देखो, ये भी 5 to 3, ये भी 5 to 3, बस अंतर क्या है, जहां पे टी था ना वहां पे यू आ गया, तो एकदम सेम कोड है, इसीलिए इसको हम बोल दिए कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोल दिए, कोडिंग, जो किसी के लिए कोड नहीं करता गधा, लेकिन फिर भी हम कोडिंग कह दिए। क्यों कह दिए, क्योंकि अगर आपको इससे टेम्पलेट से आरएनए बनाना है तो काफी बवाल है, इसको लिखिए, एक की जगह पे यू करिए, 3 से 5 करिए, लेकिन ट्रिक क्या है बाबू, जो तरीका क्या है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना, जो 5 to 3 वाला है वो कोडिंग है, उसमें सब सेम रखो, बस टी की जगह पे जहां जहां टी है वहां यू कर दो, जहां टी है वहां क्या कर दो, यू कर दो। अभी देखो क्वेश्चन करवाता हूं मैं ऐसे, ध्यान समझो, इसीलिए इसको हम कोडिंग कहते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर ये कहा कि हम जो सारा का सारा जो कन्वेंशन लेंगे, साइन कन्वेंशन, वो कोडिंग स्ट्रैंड से मानेंगे। क्या मानेंगे, कोडिंग। तो कह दिया कोई प्रमोटर कहां, ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, क्या है, प्रमोटर कहां पे है, अरे तो 3 पे भी है, 5 पे भी है, दोनों हम कह सकते हैं, लेकिन हमने एक चुना, हमने नहीं, साइंटिस्ट बुड्ढों ने चुना कि कोडिंग स्ट्रैंड को लेकर के हम साइन कन्वेंशन मानेंगे, और प्रमोटर को 5 एंड के पास कहा और कहा टर्मिनेटर को 3 के एंड के पास, यानी कि पी से प्रमोटर, पी से 5 और टी से टर्मिनेटर। टी से जब हम पहली बार पढ़े थे इसको समझ में नहीं आता था तो ऐसे रटते थे बना बना के, तो प्रमोटर 5 एंड, तो कोई अब नहीं पूछेगा कि 3 क्यों नहीं, क्योंकि हम जो साइन कन्वेंशन ले रहे हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड की तरफ से ले रहे हैं, तो कोडिंग स्ट्रैंड वाला ले रहे हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड कह रहा है कि हमारा जो शुरुआत है 5 है और शुरुआत में प्रमोटर प्रेजेंट है, तो प्रमोटर को मानो कि मेरे पास है, इसके पास नहीं है, लेकिन है उसके पास भी, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं बस। तो याद रखेंगे कि साइन कन्वेंशन कहां से लेना है, 5 से लेना है। तो मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया, अब इसको पढ़ने में मजा आएगा, देखिए ध्यान से। There is a convention in defining the two strand of DNA is a structural gene of a transcription unit since the two strand have opposite polarity। सही बात है। And the DNA dependent RNA polymerase, वहां पे जब रेप्लिकेशन होता था वहां पे कौन सा कैटलिस्ट, वहां पे कौन सा एंजाइम था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे कौन होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि किसका पॉलीमर बनाना है, आरएनए का, लेकिन किससे डिपेंड होकर के, डीएनए को कॉपी करना है, डीएनए को देख करके नया आरएनए बनाना है, तो हमने कह दिया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ऑल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, चाहे बाबू रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, हमेशा 5 to 3 में ही नया बनेगा, ठीक है, और टेम्पलेट पुराना बढ़िया वाला 3 to 5 ही होगा। द पोलैरिटी, ठीक है, द स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी 3 to 5 एक्ट एज टेम्पलेट एंड इज आल्सो रिफर्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, समझ गए। द अदर स्ट्रैंड व्हिच हैज द पोलैरिटी 5 to 3 एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए, ठीक है ना, मैंने बताया ना कि सीक्वेंस, जैसे कि एक जो था टेम्पलेट था 3 to 5, उसके अपोजिट आएगा 5 to 3 कोडिंग वाला, तो कोडिंग जो होगा वो जो नया आरएनए बनने वाला है एकदम सेम उसी की तरह सीक्वेंस होगा, उसकी पोलैरिटी भी सेम वही होगी, बस जहां पे टी है वहां पे यू कर देना है। अभी क्वेश्चन देखिएगा कितना मजा आएगा। स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड which does not code for anything referred as coding strand। all the reference point, याद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझेंगे इसको।
All the reference point while defining a transcription unit is made with coding strand to explain the point hypothetical sequence. देखिए अब यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड लेना है, तो यहाँ देखते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है टेम्पलेट, क्या दिया हुआ है? टेम्पलेट। और यानी कि डबल डबल डीएस डीएनए दिया हुआ है यहाँ पे, ये टेम्पलेट है, ये वाला कोडिंग है, साफ साफ लिख दिया है। और अगर नहीं भी लिखता, ध्यान समझना, मान लो नहीं लिखा है कुछ क्वेश्चन में, तो भी हम देखें कि अरे ये तो 3' to 5' है, इसको टेम्पलेट मान लेते हैं और इस गधा को कोडिंग मान लेते हैं। तो करना कुछ नहीं है, कह दिया इसको देख करके आरएनए बनाइए, तो हमको पकड़ना किसको है? कोडिंग को पकड़ना है, और ऐसे उतारते चला जाना है। 5', अरे क्या करना है? टी के जगह पे बस यू कर दो, यू ए सी जी, 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 3' बन गया ना आरएनए। आंसर सही है, 5 नंबर, 4 नंबर मिल गया आपको। ठीक है, वैसे क्या करते हैं, जो पहली बार जो फ्रेशर्स हैं बाबू, जो मतलब फ्रेशर्स इन द सेंस जो पहली बार पढ़ रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो कहेंगे कि 3' है ये, तो इसका ये डीएनए है, ये बनाएगा आरएनए, तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 5 लिख लो। फिर ए है, एडेनिन है तो थाइमिन आना चाहिए था, लेकिन ये आरएनए है तो यू आएगा, फिर टी है तो ए आएगा। ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने कहा कि आपको बस खोजना है कोडिंग स्टैंड। और अगर कोडिंग नहीं दिया है, ध्यान समझना, कोडिंग नहीं दिया तो हम कोडिंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कोडिंग बना लेंगे। अरे ये क्या है? टेम्पलेट है। अगर ये नहीं दिया रहता, ध्यान समझो, ये मान लो नहीं दिया रहता, सिर्फ देते टेम्पलेट, 3' to 5' दे दिया, समझो टेम्पलेट है, तो हम सीधे क्या बनाते? कोडिंग बनाते। तो 5', इसके बाद क्या? ये ए है तो क्या होगा? टी ए सी जी, टी ए, ऐसे बना देते, और जहां टी है यू कर देते। आसान है बाबू, बहुत आसान है। क्वेश्चन 2-3 मिलेंगे टेस्ट में भी आपको, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये कैसा लगा मेथड, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है ना? ओके, अब आगे देखिए, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेट में, सॉरी इसमें टेस्ट में। तो ये आपको दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। The promoter and terminator flank the structural gene in a transcription unit. The promoter is said to be located toward, promoter कहां पे है? Toward 5', किसके? कोडिंग वाला। इसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। ये भी समझ लो, अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या है, ध्यान समझो। देखिए, आरएनए अगर बनना होगा सिर्फ यही बनेगा, ये आरएनए बनेगा। कौन बनाएगा? टेम्पलेट बनाएगा। यहाँ ये जो है बाबू स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, इसके इधर अगल बगल वाला प्रोमोटर साइड वाला, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। और बगल में जो सारे जितना, इनको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम। ये समझ, ये बस याद रखना, ठीक है। It is a DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase. RNA polymerase जब तक जाकर के प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा, तब तक ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा। And it is the presence of a promoter in the transcription unit that also defines the टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। प्रमोटर से ही हम डिफाइन कर सकते हैं कोडिंग कौन है, टेम्पलेट कौन है। तो 5' पे कौन रहेगा? कोडिंग। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन, कह रहा है कि अगर हम पोजीशन स्विच कर दें, यानी प्रमोटर को इधर कर दे, टर्मिनेटर को इधर कर दे, तब क्या होगा? तो पूरी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ध्यान समझना। ओके, तो क्या कह रहा है? विथ टर्मिनेटर, यानी कि अगर हम प्रमोटर को और टर्मिनेटर को अगल बगल कर दें, डिफाइनिंग ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट क्या हो जाएगा? ये भी रिवर्स हो जाएगा। मान लो यही कह रहा है कि अगर हम प्रमोटर को इधर कर दें, ध्यान समझो, प्रमोटर को इधर कर, टर्मिनेटर को इधर कर दें, तो अब प्रमोटर इधर आया, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये का कोडिंग हो जाएगा, ये टेम्पलेट हो जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट टर्मिनेटर काम देखते हैं। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड 3' end downstream of the coding strand and it usually defines the end of process of transcription। मतलब कि जब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पहुंचा काटते हुए, मतलब आरएनए बनाते हुए पहुंचा, जैसे छुआया, किसमें छुआया? टर्मिनेटर में, तुरंत हो जाएगा क्या बाबू? वहीं पे टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा रेगुलेशन, मतलब कि जो आरएनए बन रहा है वहीं तक खत्म हो जाएगा। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। जैसे हम पढ़ेंगे आगे चल के, क्या पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है, उसको हम बोलते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। आगे पढ़ेंगे हम। सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सीक्वेंसेस शैल बी डिस्कस्ड व्हाइल रेगुलेशन। हाँ, आगे पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है ना? मतलब क्या कह रहा है समझो इसको। अच्छा आगे है, चलो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल, अच्छा उसको मैं बता देता हूं, चलो। देखो मान लो ये है डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, यहाँ पे प्रमोटर है,
यहाँ पे टर्मिनेटर है, ये है स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है। तो बाबू ये भी तो डीएनए ही है ना, इतना पार्ट ये भी डीएनए है। तो प्रमोटर के पहले टर्मिनेटर के बाद ये सब भी जो है इसको हम बोलते हैं यूटीआर, मतलब ये आरएनए में देखने को मिलता है, हम यही बता दे रहे हैं आपको। चलिए आगे हम बताएंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। A gene is defined as the functional unit of inheritance, very important. Functional unit of inheritance किसको कहते हैं? Gene. Though there is no ambiguity. Ambiguity क्या है बाबू? Confusion. There is no confusion that gene are located on there. DNA का छोटा टुकड़ा जीन कह दिया और क्या? It is difficult to literally define a gene in term of DNA sequence. The DNA sequence coding for tRNA, RNA, यानी कोई सा भी RNA बने यार, इसको हम जीन कह देंगे, ठीक है ना। एक ऐसा कोई भी डीएनए का टुकड़ा जो आरएनए बनाता हो, कैसा भी आरएनए हो, टीआरएनए बनाए, एमआरएनए बनाए, आरआरएनए बनाए, उसको हम जीन कह देते हैं। However, by defining a cistron as a segment of DNA, अब देखो ध्यान सुनना, डीएनए का वो पार्ट जो जीन बना देता है, जो डीएनए का वो पार्ट जो आपका कोई भी आरएनए बना रहा है, उसको हम कह रहे हैं जीन। क्या कह रहे हैं? जीन। और देखो सिस्ट्रॉन भी उससे मिलता जुलता, क्या कह रहा है? सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। अब ध्यान समझना, वो डीएनए का हिस्सा जो, देखो अगर आरएनए बना है, हो सकता है कि प्रोटीन ना बने, मे बी सब थोड़ी प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन जीन का वो हिस्सा जो आरएनए बनाने के बाद प्रोटीन बना दे, उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सिस्ट्रॉन। चलिए देखिए, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोस्टली इन यूकैरियोट्स, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। कह रहा है, ध्यान से देखो इस बात को, ये प्रोकैरियोट का एक डीएनए है, इससे आरएनए बना, इससे आरएनए बना, इससे आरएनए बना, इससे प्रोटीन 1 बना, इससे प्रोटीन 2 बना, इससे प्रोटीन 3 बना। यानी कि एक ही टुकड़े में 3-3 देख रहे हो ना, 3-3 सिस्ट्रॉन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कह रहे हैं। एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन आ गया, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कह रहे हैं। और बाबू ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास डीएनए बहुत कम होता है उनके सेल्स में, तो इसी से काम चलाने के लिए नेचर ने क्या किया, इनको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कह दिया, इसलिए उनका म्यूटेशन तेज होता है बहुत तगड़े तरीके से। लेकिन हमारे अंदर क्या है, हमारा जो है एक, मान लो ये है आपका डीएनए, इससे एक आरएनए बनेगा, ठीक है ना, कोई भी एक पार्ट ले लो, बस एक ही पार्ट आरएनए बनाएगा और इससे प्रोटीन बनेगा। तो एक सिस्ट्रॉन से एक प्रोटीन बन रहा है। हमारा जो सिस्टम है इसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। आई थिंक यू गॉट इट, ओके। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोटिक कैरेक्टर है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर है। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव interrupted coding sequences. The gene in eukaryotes are split. ध्यान समझ ना, हम लोगों में जो जीन होता है, हम देखेंगे इसको जब हम बनाते हैं अपना आरएनए बनता है जब, तो शुरू में एचएनआरएनए बनता है, मींस उसमें कुछ अच्छे पार्ट होते हैं एक्सॉन्स और कुछ होते हैं गंदे पार्ट इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स मतलब जो आगे चल के प्रोटीन बनाएंगे, जो नहीं बनाएंगे उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो हमें उनको अब एक ही आरएनए के स्टैंड में कुछ अलग है, स्प्लिट जीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट जीन। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, जो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है, क्वेश्चन है ये सब, उसे एक्सॉन्स कहते हैं, जो आगे चल के आरएनए बनाएगा, मतलब प्रोटीन बनाएगा। ध्यान समझना, एक्सॉन्स आर सेट टू दोज सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। एक्सॉन्स जैसे होता क्या है, ये डीएनए है, ध्यान समझो, डीएनए से क्या बना, डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, ठीक है। ये जो आरएनए है, ये जो बना है अभी, इसमें सारे पार्ट जो है बाबू वो ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, इसको हम बोलेंगे एचएनआरएनए, ठीक है। अब इसको हम प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस में देखेंगे होता है, बहुत चीजें होती हैं, स्प्लाइसिंग होगा और भी चीजें होंगी, उसमें ऐड करेंगे, एडेनिलेशन होगा, ठीक है ना बाबू, ये सब देखेंगे हम।
ये सब करने के बाद जो नया अब नया बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा उसमें, ध्यान समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक्सॉन्स रहेंगे। तो ब्लैक वाले क्या थे, इंट्रॉन्स थे। ये जो आपको वायलेट वाला दिख रहा है या फिर जो भी कहिए, जो पिंक गुलाबी, ये सब क्या थे, ये एक्सॉन्स थे। तो इसे आप बोलेंगे mRNA, समझ रहे हैं ना। इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड जो एक्सप्रेस सीक्वेंस है, एक्सॉन्स, ठीक है ना। एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स को हटा दिया गया, तो वही कह रहा है स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट। द एक्सॉन्स आर, ये हो गया, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ ए जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। चलिए, inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence of a structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes, even though these sequences do not code for any RNA or protein. कहने का मतलब क्या है कि दो तरह के जीन्स होते हैं, एक होता है रेगुलेटरी और एक होता है स्ट्रक्चरल। रेगुलेटरी क्या करता है, वो स्ट्रक्चरल को दिशा निर्देश देता, हेल्प करता है कि तुम प्रोटीन बनाओ, हम नहीं बनाएंगे कोई प्रोटीन। याद रखना इस बात को। तो अब टाइप ऑफ आरएनए हम देख लेते हैं और इसका प्रोसेस क्या है, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे समझिएगा। ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है मैंने, बहुत ज्यादा लेक्चर्स आपके लिए इसके। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए जो होगा मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। ऑल 3 आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन बनाने में कौन सा आरएनए का हाथ है, तीनों का हाथ है, ध्यान समझना। अब देखो, द mRNA, यहां से इसका फंक्शन बता रहा है, इसको दूसरे कलर से लिख रहा है। द mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट, मतलब mRNA प्रोवाइड टेम्पलेट, यानी कि इसी से प्रोटीन बनेगा। तो ये mRNA है जो प्रोवाइड करेगा टेम्पलेट नया प्रोटीन बनाने के लिए, याद रखेंगे। टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड, टीआरएनए क्या करेगा, टी फॉर ट्रांसफर, वो नए नए अमीनो एसिड को चेन में लाएगा और नया एक प्रोटीन बनवाएगा। तो टेम्पलेट, जिसका टेम्पलेट जो है, जो डिसाइड करेगा कौन सा अमीनो एसिड आएगा, वो एमआरएनए प्रोवाइड करेगा। और कौन सा अमीनो एसिड आ रहा है उसको लेके कौन आएगा, टीआरएनए लेके आएगा, याद रखेंगे इसको। एंड रीड द जेनेटिक कोड, तो टीआरएनए अमीनो एसिड को ले आएगा भी और जेनेटिक कोड को रीड भी करेगा, अंडरलाइन कर लेना। एंड आरआरएनएस प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और कैटालिटिक रोल है, कैटलिस्ट के रूप में यूज होते हैं कौन, आरआरएनए, याद रखना इस बात को। There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all type of RNA in bacteria. क्या लिखा है, There is a single DNA dependent RNA polymerase, एक ही होता है। जैसे अगर हम देखेंगे DNA dependent DNA polymerase कई तरह के, 3 तरह के होते थे, लेकिन यहाँ पे इतनी बात नहीं करी गई है। तो ये कह रहा है यहाँ पे बैक्टीरिया में एक ही होता है DNA dependent RNA polymerase, जो कि सारे तरह के ट्रांसक्रिप्शन को अकेले कर देता है, सारे प्रोसेस वही करता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां शुरू हो गया आपका मैकेनिज्म। क्या शुरू हो गया कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है। चलिए ध्यान से देखिए, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और यहां पे क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है बाबू, ये जो आपको बड़ा सा कटोरा दिख रहा है, इट बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन हो गया। चलिए देखो, यहां पे जरूरत पड़ती है सिग्मा फैक्टर की, याद रखना। ये जो दिख रहा है आपको सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर है, और जो बड़ा सा कटोरा दिख रहा है बाबू, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्राउन कलर का, ये डीएनए पॉलीमरेज है, इसके ऊपर सिग्मा फैक्टर है। ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को ले जाता है और प्रमोटर को बाइंड करवाता है कि अरे यही प्रमोटर है, यही क्या है, देखो यहाँ येलो कलर से दिख रहा है प्रमोटर, कि प्रमोटर को पहचान कौन करवाया, सिग्मा फैक्टर। याद रखना, ये प्रोकैरियोट्स में 2 तरह के फैक्टर्स मिलेंगे आपको, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का काम होगा कि मैं मान लो आरएनए पॉलीमरेज हूं, मेरा हाथ पकड़ के, हम अंधे हैं, हमको नहीं दिख रहा है कि कहां से ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, तो शुरू करवाने के लिए क्या लगेगा, सिग्मा फैक्टर, वो मेरा हाथ पकड़ेगा और जाके छुआ देगा, किससे, प्रमोटर से, कहेगा यही प्रमोटर है, और यहीं से शुरू होगा क्या, यहीं से क्या शुरू होगा, ट्रांसक्रिप्शन।
तो सिग्मा किसके साथ मिलके, मतलब हम कहें आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ मिलके स्टार्ट करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशिएशन। और फिर सिग्मा वहां से हट जाएगा, वहां सिग्मा हट जाएगा तुरंत, उसका काम बस रिकॉग्नाइज करना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिग्मा फैक्टर? टू रिकॉग्नाइज द प्रमोटर, बस। चलिए और क्या लिखा हुआ है? चलिए हम इसको पहले आपको समझा देते हैं पूरा, क्योंकि कुछ खास लिखा नहीं है इसमें, फिर एक लाइन पढ़ते हैं। सिग्मा ने क्या किया, और बड़ा कर दे इसको, सिग्मा फैक्टर प्रमोटर को पहचानवा दिया। अब क्या किया, ध्यान से सुनना, ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये हेलिक्स को खोलेगा और खोल करके इसमें से जो टेम्पलेट होगा, मान लो यहाँ पे टेम्पलेट कौन है, ये है आपका 3' to 5' हम मान लेते हैं, ये आरएनए बना दिया। क्या बना दिया? फिर इसको खोलेगा, इसको बंद कर देगा, आरएनए बनाएगा, फिर इसको खोलेगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलोंगेशन। क्या बोलते हैं? यानी कि डीएनए के डबल हेलिक्स को खोल करके, एक एक हेलिक्स को खोल करके उसको आरएनए बनवाना, इसको हम कहते हैं इलोंगेशन। पहला था क्या, इनिशिएशन। इसमें क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज, ये सिग्मा फैक्टर के साथ मिल करके पहचान करता है प्रमोटर का, और फिर वहां से सिग्मा फैक्टर हट जाएगा। अब जो है अकेले कौन काम करेगा? याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि इनिशिएशन स्टेप में दो लोग काम में आ रहे हैं, एक आरएनए पॉलीमरेज और दूसरा कौन आ रहा है, सिग्मा फैक्टर। लेकिन इलोंगेशन खुद अकेले कौन करता है बाबू? याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज। वहां पे किसी फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अकेले सारा काम करता है, खोलता है, फिर उसको काटता है, अनवाइंड करता है, उसको फिर जोड़ता है, सब वही करता है, कोई दूसरा एंजाइम आता नहीं है। एनसीईआरटी साफ साफ लिखा है कि अकेले सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब देखो क्या होगा, अब सारे, अब देखो आरएनए बन जा रहे हैं, यहां से देखो आरएनए बन रहा है, ये फिर आरएनए बना बना बना। अब जैसे ही ये वाला रीजन देखो, यहाँ पे इसको जो आपको ग्रीन कलर से दिखाया है, ये एक्चुअल में बता रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा इसको, ये बता रहा है टर्मिनेशन। जैसे टर्मिनेटर, जैसे ही टर्मिनेटर, आपको पता है ना कि ये क्या था, यहाँ पे, यहाँ प्रमोटर था, प्रमोटर, यहाँ पे टर्मिनेटर। तो जैसे टर्मिनेटर आएगा, फिर यहाँ पे टर्मिनेटर की पहचान कौन करवाएगा? ध्यान से सुनना, यहाँ पे होगा रो फैक्टर। कौन होगा? ध्यान से देखिएगा, इलोंगेशन हो गया ना, ये वाला देखिए टर्मिनेशन। जैसे ही आरएनए बन गया इतना, अब आएगा यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, रो फैक्टर कूद जाएगा इसके ऊपर, कहेगा बस रुको, यहाँ पे है टर्मिनेटर। और जैसे टर्मिनेटर रीजन दिखा, सारा आरएनए गिर जाएगा, मींस जो इसका पॉलीपेप्टाइड था वो नीचे आके आरएनए आराम करेगा कि अरे मैं तो बन गया, अब छोड़ो, काम खत्म हो गया। तो प्रमोटर, तो पहला था इनिशिएशन। इनिशिएशन में दो लोग लगे थे, एक कौन था, इनिशिएशन में दो लोग लगे थे बाबू, एक कौन था, सिग्मा फैक्टर, और दूसरा आरएनए पॉलीमरेज। इलोंगेशन में क्या हुआ था कि सबको खोल खोल करके आरएनए बना रहे थे, उसमें किसी फैक्टर की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अकेला था कौन, आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही टर्मिनेटर आया, तुरंत कूद पड़ा कौन, रो फैक्टर, और रो फैक्टर को टर्मिनेटर फैक्टर कहते हैं, और वो तुरंत तुरंत कूद पड़ा किसके ऊपर, आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर, कि रुको, और हाथ से उसको छुआ दिया, किसको, टर्मिनेटर रीजन को, और कहा यहां से टर्मिनेट करिए, बस बहुत बना लिए आप आरएनए। तो ये तीनों स्टेप थे ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है। बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स में जो बनता है, जो वो सीधे सीधे एमआरएनए बनता है, कोई एचएनआरएनए नहीं बनता है, कोई एक्सॉन इंट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसमें। एक्सॉन इंट्रॉन्स ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं, याद रखेंगे इस बात को। जो छोटी छोटी बातें बोल रहे हैं सब लिख नहीं सकते, ये रिवीजन का वीडियो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होकर सुनना, ठीक है। एंड पॉलीमरेजेस, तो क्या था ये, इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहां पे भी न्यूक्लियोसाइड देखिए बाबू, चाहे डीएनए बनना हो चाहे आरएनए बनना हो, आपको सबस्ट्रेट चाहिए ना। अरे जब ईंटा रहेगा तब ना बिल्डिंग बनाओगे, तो ईंटा और सीमेंट कौन है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यही है। उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, 2 फॉस्फेट निकल जाता है, वो एनर्जी की तरह काम करता है, और बाकी जो बचे हैं, एक शुगर, एक फॉस्फेट, और एक क्या बचा हुआ है उसमें, नाइट्रोजन बेस, ये तीनों जाके जुड़ जाते हैं, और ये तीनों चाहिए तभी ना नया एक पॉलीमर बनेगा आरएनए का या डीएनए का, जैसा उसमें नाइट्रोजन बेस है उसके हिसाब से। तो वही कह रहा है कि इसमें भी चाचा हमारे आगे कौन, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और इट एक्ट एज सबस्ट्रेट और आल्सो एनर्जी का काम भी करते हैं। एंड पॉलीमराइजेस in a template dependent fashion following the rule of complementarity. It somehow also facilitate opening of helix and continue elongation. Elongation भी कराएगा। Only a short stretch of RNA remain bound to enzyme. Short enzyme क्या कर रहा है, थोड़े थोड़े RNA को बना रहा है। Once the polymerases reach the terminator region, the nascent, जो नया, nascent मतलब newly formed, लिख लो, डिकोड कर रहे हैं एनसीईआरटी, newly formed RNA falls off, so also the RNA polymerase
अब आरएनए पॉलीमरेज गिर गया, दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हो गया, डन, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए बन गया। बैक्टीरिया में हुआ है, अभी यूकैरियोट में नहीं। सांस मत लो अभी, राहत का आगे देखो। एन intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the three steps which are initiation, elongation and termination? कैसे कर ले रहा है अकेले गधा हुआ, तीनों काम कैसे कर ले रहा है? तो देखिए उसका आंसर भी एनसीईआरटी देगा, क्वेश्चन भी पूछता है आंसर भी देता है। The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. याद रखना, आरएनए अकेले इतना उसको मत महान समझो, अकेले बस एक ही काम कर रहा है, इलोंगेशन, और दो काम के लिए दूसरों की हेल्प ले रहा है। देखिएगा, इट एसोसिएट ट्रांसिएंटली विथ, जैसे कि आप लोग कहते होंगे कि अरे देखो एडिटर कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि इसके लिए कैमरामैन भी यहाँ पे है, यहाँ पे मैनेजमेंट पूरा लगा हुआ है, उसको एडिट करना है, तो मैं अकेले तीनों स्टेप नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। इनिशिएशन कौन कर रहे हैं, मान लीजिए सागर भैया कर रहे हैं, टर्मिनेशन कौन कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, एडिट कौन कर रहा है, मान लो सागर भैया कर रहे हैं, है कि नहीं। तो सबके लिए अलग अलग आदमी लगे हुए हैं, देख कौन रहा है, आप लोग रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, इसको महान मत समझो, ये अपना काम अकेले नहीं कर रहा है, अपना काम अकेले बस एक स्टेप कर रहा है इलोंगेशन, और दो काम के लिए, इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर लग रहा है, ठीक है। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर्स अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। कहने का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक जो काम है किसका, आरएनए पॉलीमरेज का, इलोंगेशन का है, यानी कि आरएनए को, यानी कि डीएनए के हेलिक्स को खोल करके आरएनए बनवाना, बस। और बाकी दोनों काम है वो शेयरिंग में कर रहा है किसी और के साथ मिलकर के, ठीक है। इन बैक्टीरिया since mRNA does not need any processing, यानी कि डीएनए है सीधे mRNA बन जाता है, क्या बन जाता है mRNA, किसमें, बैक्टीरिया में, इसमें कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, सारे एक्सॉन्स हैं। अब एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स की यहाँ पे काम ही नहीं है, बात ही नहीं है, तो सीधे बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है वहां पे, ठीक है। देखिए अब in bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation take place in the same compartment, मतलब कि वहां पे साइटोप्लाज्म जो होता है वहीं पे हो रहा है सब कुछ, क्योंकि न्यूक्लियस है नहीं। और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया साइटोसॉल, तो इसको हम समझा देते हैं, एक बार नीट में पूछा भी गया है इसके इसी चैप्टर से। साइटोप्लाज्म एक होता है जगह, कंपार्टमेंट है पूरा जो भरा हुआ उसमें पूरा, उसमें से आप जो है जो प्रेजेंट है उसमें और कौन होंगे, सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल्स निकाल दो, जो जगह बचेगा उसी को बोलते हैं साइटोसॉल, ठीक है। ये मान लो सेल है, सेल के अंदर पूरा भरा हुआ है क्या, ये सब क्या है, ये मान लेते हैं हम, ये है आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं, राइबोसोम वगैरह जो भी आप मान लीजिए सेल ऑर्गेनल्स है। तो अब इसके अलावा जो इसमें बचा हुआ है ना, ये सारा जो दिख रहा है खाली वाला पार्ट, ये कहलाएगा साइटोसॉल। तो साइटोप्लाज्मा का वो पार्ट जिसमें से आपने सेल ऑर्गेनल्स को हटा दिया हो। चलिए अब देखिएगा क्या लिखा है, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसॉल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, हम अभी बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में बात कर रहे हैं। मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है ना। मींस देखो, मान लो इतना बना ट्रांसलेशन, इतना प्रोटीन बन गया, फिर इतना बना, फिर प्रोटीन। ऐसा नहीं है कि आरएनए पूरा बन जाएगा तब जाके प्रोटीन बनेगा, नहीं, आरएनए बन रहा है, प्रोटीन भी बन रहा है, ये दोनों कपल्ड होते हैं, मीन दोनों एक साथ हो सकते हैं, याद रखेंगे इस बात को। कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, इसको अंडरलाइन कर लेना, एकदम स्टार मार्किंग कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यूकैरियोट्स, देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी, दो कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे। देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज, देख रहे हो ना, हम बोले थे कि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें आरएनए पॉलीमरेज कितना होता है, बस एक होता है, सारा काम अकेले करता है। लेकिन हम लोगों में यूकैरियोट्स में क्या होता है, तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है ना। There is a clear cut division of labor, मतलब तीनों का अलग अलग काम है, तीनों काम क्या दिखा हुआ है। The RNA polymerase one transcribe rRNA, ध्यान समझना। क्वेश्चन बनता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये क्या करता है, ये किसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, किसमें करवाएगा, ध्यान देखो, आरएनए का, आरएनए, वो भी सबको नहीं, एक को छोड़ देता है एक को क्या करता है, छोड़ देता है। चलिए आगे हम देखेंगे अभी किसको छोड़ रहा है, ठीक है। देखो 28s, 18s, 5.8s, देख रहे हैं, ये तीनों का ये करवाएगा, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो कौन सा आरएनए बनवाएगा, वो 28s आरएनए,
5.18s rRNA, 5.8s rRNA, यानी कि रटने के लिए देखो आरएनए पॉलीमरेज वही वर्क करेगा जहां पे 888 दिख जाए, क्या दिख जाए, 888 दिख जाए। उसके बाद एक छूट गया है कौन, 5s rRNA, तो ये सारे राइबोसोमल आरएनए को बनवा देता है सिवाय एक को, कौन, 5s rRNA। इसको कौन बनाएगा, इसको बाबू बनाएगा RNA3, आरएनए पॉलीमरेज 3। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 3, ये किसका किसको ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, किसको मतलब, तो ये करवाता है टीआरएनए को, एसएनआरएनए को, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए नाम है, और एक है 5s rRNA जो ऊपर छूटा हुआ था। इसके बाद आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बाबू आरएनए पॉलीमरेज 2, और ये बाबू लिखा है कि ये ट्रांसक्राइब्स प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, यानी कि एचएनआरएनए को ये ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। तो एचएनआरएनए यानी कि एमआरएनए का जो पहला फॉर्म है जिसमें एक्सॉन्स भी होंगे इंट्रॉन्स भी होंगे, इसमें से अगर इंट्रॉन्स हटा देंगे तब हम इसको एमआरएनए कहेंगे, प्रोसेस्ड आरएनए कहेंगे। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, कौन है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ये एचएनआरएनए को बनवाएगा, किसको बनवाएगा, एचएनआरएनए को बनवाएगा। तो याद रखेंगे तीनों का अलग अलग काम है, ये एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और कुछ ज्यादा समझना जानना ही नहीं है इसमें। इसके बाद पहला कॉम्प्लेक्सिटी हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के यहाँ पे। द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सॉन एंड द इंट्रॉन। जो एचएनआरएनए बन रहा है वो दो चीजें हैं उसके पास, इंट्रॉन भी एक्सॉन भी, and are non-functional, जो इंट्रॉन्स है वो non-functional, hence it is subjected to a process called splicing। splicing होगा where the introns are removed and exons are joined in a defined, जैसे कि ये मान लो पूरा आपका एचएन है, ठीक है ना, एचएनआरएनए है ये, ठीक है, ये क्या है, इंट्रॉन्स, ये क्या है, एक्सॉन, सॉरी ये इंट्रॉन है, ये क्या है, एक्सॉन्स, तो इसे हम बोल रहे हैं एचएनआरएनए, क्या बोल रहे हैं, एचएनआरएनए। अब क्या किया हमने, स्प्लाइसिंग कर दी। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है बाबू, स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन्स को हटा देना, इंट्रॉन्स को हटा दोगे तो क्या बचेगा, ऐसा कुछ बचेगा, देखिए बचा। अब क्या करें, डीएनए लाइगेज लाई जोड़ दीजिए इनको, तो क्या बन जाएंगे, बन गया, सिर्फ एक्सॉन्स बचे हैं, सिर्फ एक्सॉन्स बचे हैं, यानी कि जो बना सकते हैं प्रोटीन, इनको बोलेंगे एमआरएनए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या हम, ठीक है ना, स्प्लाइसिंग। कई सारे इसमें प्रोटीन्स लगते हैं, स्प्लाइस इसमें बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, ये सब हमको पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, ठीक है। तो पहला ये हो गया, ठीक है, एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर, एचएनआरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग भी होता है, टेलिंग भी होता है, दोनों का मतलब समझिएगा आप। देखिए क्या कह रहा है कैपिंग में, इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, अनयूजुअल को अंडरलाइन करना, बता रहे हैं क्या है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' एंड। मान लो एचएनआरएनए है, 5' एंड है, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, तो क्या करते हैं, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, एक अनयूजुअल को यहां जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो इसमें एंजाइम्स होते हैं, जो आरई होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, वो यहाँ पे किनारे है, तो एक्सोन्यूक्लियस से बचने के लिए एक्सोन्यूक्लियस किनारे से काटते हैं, तो एक्सोन्यूक्लियस जाएगा तो तुरंत इसको पहचान जाएगा, लेकिन हम शुरू में क्या लगा दिए हैं, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, जो यूजुअल नहीं है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कुछ ऐसा लगा दिया जिसको ये एक्सोन्यूक्लियस पहचान ना पाए, तो एक्सोन्यूक्लियस को पहचान ना पाए, काट ना पाए, हमने भी यहाँ पे कैपिंग कर दिया, और कैपिंग होती है 5' एंड पे, किस पे होती है, 5' एंड पे। एक सेकेंड, हेलो, फोन आ गया था, चलिए। तो कैपिंग किस लिए की जा रही है, तो 3 चीजें यहाँ पे की जा रही हैं।
पहला स्प्लाइसिंग हो गया, इंट्रॉन्स को हटा दिया गया। दूसरा क्या था बाबू? कैपिंग। कैपिंग क्यों किया गया? कैपिंग क्यों किया गया? क्योंकि ताकि इसको एक्सोन्यूक्लियस पहचान ना सके, इसको काट वाट ना सके, पता चला अनस्टेबल बना देगा। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने दो काम करेंगे। स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए दो काम करेंगे, पहला कैपिंग, दूसरा टेलिंग। कैपिंग समझ लिया आपने, इसमें अनयूजुअल, अगर यूजुअल लिए होते, नॉर्मल लिए होते तो उसको पहचान जाता, फिर लगाने का कोई फायदा नहीं था। चलिए एक तरफ कैपिंग कर दिया, अब एक तरफ हम करेंगे टेलिंग। क्या करेंगे? टेलिंग। टेलिंग क्या होता है? देखो, कैपिंग में प आ रहा है तो 5 डैश पे होगा, इसमें टी में टी आ रहा है तो 3 डैश पे होगा। टेलिंग, एडेनाइलेट रेजिड्यूज 200 से 300 आर एडेड एट 3 डैश एंड। देखो क्या किया हमने, 3 डैश एंड पे क्या किया, देखो ध्यान से, ये 5 डैश है, इस पे तो हमने जबरदस्त क्या कर दिया, बढ़िया कैपिंग कर दिया। यहाँ पे आप चचा नहीं पाएंगे एक जो न्यूक्लियस काटने के लिए, तो स्टेबल बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया ना, एक रेजिड्यू किसका, एडन, यहाँ पे ना समझ लो एडनिन जोड़ दिया, बड़ा सा क्या जोड़ दिया, खूब लंबा चेन एडनिन का, एडनिन का, एडनिन का, एडनिन 200 से 300, कितना एडनिन जोड़ दिया, 200 से 300। अब बताओ, हमने ऐसा न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया जिसमें एडनिन है। अब हुआ क्या, अब मान लो एक्सोन्यूक्लियस आएगा भी ना, आएगा भी यहाँ काटने काटने काटने, जब तक यहाँ पहुंचेगा तब तक इनका क्या हो जाएगा, ये आरएनए में ये प्रोटीन बना चुके होंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो स्टेबिलिटी जो एचएनआरएनए है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल को स्टेबल बनाना है, दो काम करेंगे, कैपिंग करेंगे, टेलिंग करेंगे। कैपिंग का मतलब क्या होता है, 5 डैश एंड पे हम एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड लेके आएंगे जिसका नाम है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको जोड़ने से क्या होगा 5 डैश पे एंड पे, कि एक जो न्यूक्लियस को पहचान नहीं पाएगा तो काटेगा नहीं। दूसरी बात, टेलिंग करेंगे 3 डैश एंड पे, इसमें क्या करेंगे, एडिनाइलेट का रेजिड्यू लाएंगे, यानी कि एडिनिन जोड़ेंगे, कम से कम 200 से 300 इतना लंबा जोड़ देंगे कि काटते रहो, तुम काटते रहो, जब तक यहाँ पहुंचोगे, एकदम मेन वाले पे पहुंचोगे, तब तक इसका प्रोटीन बन चुका होगा। ठीक है ना? ओके। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ध्यान समझना, ये क्या है। अभी तक सब डिपेंडेंट चल रहा था, मैंने कहा एचएनआरएनए है, यहाँ पे कुछ जोड़ रहे हो ये, और सर एनी प्रॉब्लम, 10 मिनट्स। देखिए, अभी तक ये जो बना होगा वो डीएनए से बना होगा। किससे बना होगा? डीएनए से। तो डीएनए से ये क्या बन गया? आरएनए। लेकिन अब हम जो कर रहे हैं, कैपिंग कर रहे हैं, टेलिंग कर रहे हैं, एक हम नया अपने से अपने मर्जी का जोड़ रहे हैं, अपने मर्जी का जोड़ रहे हैं, इसीलिए बोल दिया टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। ये टेम्पलेट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो समझ में आ गया होगा। इट इज फुली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए नाउ कॉल्ड एमआरएनए दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन, यानी कि अब ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और ये खुशी मिजाज से प्रोटीन बनाएगा। याद रखेंगे इसको। The significance of such complexities is now beginning to be understood. The split gene arrangement represent probably an ancient feature of genome. The presence of introns in reminiscent of antiquity, and the process of splicing represent the dominance of RNA world. प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। इससे देखिए क्या होता है कि जो आरएनए है इसके पास इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं। क्या है? इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं। इतना प्रोसेस करना पड़ रहा है तब जाके हमको एमआरएनए मिल रहा है। ठीक है ना? ध्यान समझना, आरएनए को इतना प्रोसेस क्यों करना पड़ रहा है, क्यों हम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि बाबू राजा है ये, अपने जेनेटिक मटेरियल के ये क्षेत्र का राजा है पूरा, यानी कि ये सबसे पुराना यही है, एंशिएंट, पुराना सबसे पहला यही है। ध्यान समझना इसको। In recent times, the understanding of RNA and RNA-dependent process in the living system have assumed more importance. ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं जेनेटिक कोड को पढ़ने। जेनेटिक कोड मतलब क्या? अब हम ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि डीएनए से डीएनए बना दिया, डीएनए से आरएनए बना दिया, वो सब बहुत आसान था क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल पे चल रहा था कि डीएनए है। 10 मिनट बस। डीएनए है तो डीएनए बना दिया, ए है तो टी ला दो, टी है तो ए ला दो, जी है तो सी ला दो, सी है तो जी ला दो, बहुत आसान था। अगर डीएनए है तो ए है तो क्या ला दो, यू ला दो, जी है तो सी ला दो, सी है तो जी ला दो। बहुत मजा आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब बाबू ये बहुत टाइम लग गया इसको जानने में कि आरएनए प्रोटीन कैसे बना रहा है भाई। इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री काम नहीं कर रहा है। अरे अमीनो एसिड है, बॉडी में पड़े हुए हैं 20 तरह के अमीनो एसिड, उस 20 तरह में से 20 अमीनो एसिड में से अब कौन साथ आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए कौन आरएनए कैसे उनको बुला के एक सीक्वेंस में करेगा, कैसे प्रोटीन बनाएगा, इसके लिए हमको पढ़ना है जेनेटिक कोड। ड्यूरिंग replication and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid.
मतलब चाहे रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, उसमें न्यूक्लिक एसिड को ही दूसरे न्यूक्लिक एसिड में कॉपी करना था। हेंस दीज प्रोसेस आर इजी टू कॉन्सेप्चुअलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस था इसलिए इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना आसान था। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। समझ रहे हैं ना? डीएनए से डीएनए बनाना आसान था, डीएनए से आरएनए बनाना आसान था, क्योंकि प्रेडिक्शन से होता था कि अगर ये है तो यहां ये रहेगा। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड से एमिनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना बहुत कठिन था, बहुत ज्यादा। नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट, ना तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट कर रहा था बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड, नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थ्योरेटिकली, ना तो हम कोई अपने से कुछ बता सकते थे। देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड वर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज। एक चीज बस मिला, बस एक पैटर्न मिल रहा था, ध्यान समझना, ध्यान समझना। मींस देखा गया कि ये एक आरएनए का स्ट्रैंड है, इसके लिए प्रोटीन ए है। जब इसमें से हम कोई भी बेस को चेंज करने हैं, दूसरा आरएनए ला रहे हैं, तो दूसरा प्रोटीन आ जा रहा है। तो इससे हम ये जान गए, ये तो पक्का पता चल गया कि जो आरएनए है वही रिस्पॉन्सिबल है नया प्रोटीन बनाने के लिए। कि आरएनए जब चेंज कर रहे हैं, आरएनए में सीक्वेंस चेंज हो रहे हैं, तो प्रोटीन का भी सीक्वेंस, प्रोटीन का कंपोजिशन, उसमें अमीनो एसिड बदल जा रहे हैं। तो ये पता चल गया कि आरएनए और उसमें बहुत ही बड़ा नाता है, लेकिन क्या है ये नहीं समझ में आ रहा था। This led to the proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acid during synthesis of protein. इससे जेनेटिक कोड का अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया। It determining the biochemical nature of genetic material, if determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering मतलब डिकोड करना, डिकोड करना ऑफ जेनेटिक कोड वर मोस्ट चैलेंजिंग, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स, फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट, अरे मैथमेटिशियन भी लगे थे। इट वाज जॉर्ज गेमोव, ध्यान समझना, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, इसने पूरा रिवोल्यूशन ला दिया। इट वाज जॉर्ज गेमोव, अ फिजिसिस्ट, who argued that since there are only 4 bases, if they have to code for 20 amino acid, the code should constitute a combination of bases. Means देखो 4 बेस थे, A, G, T, C, 4 ही बेस थे बाबू, और अमीनो एसिड कितने थे? 20। मान लो एक को ये कर लिया, दूसरे को ये, तीसरे को ये, चौथे को, बचे कितने? 16 बच जाते थे। तो इन्होंने कहा एक एक अमीनो एसिड, एक एक जो है बेस, ये एक एक नहीं कोड करते हैं, ये क्या करते हैं? अपने कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कॉम्बिनेशन। तो ये हुआ कि चलो 2 का कॉम्बिनेशन बनाते होंगे, तो 2 का अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखो, तो कितना हुआ? 4। तो अभी कितने बच गए? 16। ध्यान समझना। चलो इसको पूरा हम ऐसे पढ़ाते हैं। पहले हम नोट्स में ले जाते हैं, आज आपको नोट्स में हम मिलेंगे अपने, इसको हम समझाने के लिए जाते हैं आपको नोट्स में। बस 5 मिनट्स और दे दीजिए हमको। देखिए टोटल कोडॉन कितने थे? 4। अगर एक एक कोडॉन एक एक अमीनो एसिड को कोड करते तो कितने अमीनो एसिड कोड हो पाते? 4। बच कितने जाते? 16। तब तो ये वाला खत्म हो गया, यानी कि जो कोडॉन थे वो सिंगलेट नहीं हो सकते। देखिए क्या है कि ये कहा इन्होंने कि 4 ही बेस थे, तो चारों अगर एक एक लोग को कोड करेंगे तो 4 अमीनो एसिड कोड हो पाएंगे, यानी कि जो प्रोटीन्स मिलेंगे सिर्फ उसमें 4 ही अमीनो एसिड हमेशा होंगे। लेकिन देखा गया ऐसा नहीं था, डिफरेंट अमीनो एसिड में 20 तरह के थे सब, यानी कि ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर देखा गया अगर हम उनको क्या है 2-2 के पेयर में रखें, जैसे AG रख दो, TC रख दो, GA रख दो, ऐसे रख दो, तो कितने पेयर्स बनेंगे? 16। कितने बनेंगे? 16। तो 16 यूनिक पेयर बनेंगे, यानी कि 16 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, तो भी कितना बच गया? 4। लेकिन देखा गया 20 अमीनो एसिड होते हैं।
अब इसके बाद क्या किया गया, 4 टू द पावर 3, यानी कि अब देखा गया कि जो ये जो कोडॉन्स होते हैं, ये जो मतलब कोड होते हैं वो 3 के फॉर्म में होंगे, जैसे ए टी जी, जैसे कि अब उसके लिए कोड बनाया गया है आगे, जैसे मान लें ए टी टी, बोले यू यू यू, बोले ए जी ए, बोले यू जी ए, बोले ए यू जी, यानी कि ऐसे कोड्स होंगे 3 के फॉर्म में। तो हुआ क्या, 4 टू द पावर 3 यानी कि 4 चौके 16 चौके 64, 64 कॉम्बिनेशन मिल गया। अब ऐसा देखा गया तो इसमें तो 20 तो कवर हो ही जाएंगे। अगर 64 आपको कॉम्बिनेशन मिल जा रहे हैं, कुल मिला के 64 आपको कोड मिल जा रहे हैं, तो 64 में से 64 लोग होंगे, जो 20 लोग को कोड करना आसान है बाबू, है कि नहीं? समझिए इस बात को। तो इसलिए हम माना गया कि जो कोडॉन था वो क्या था, ट्रिपलेट था। कोडॉन क्या था, ट्रिपलेट था। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए बहुत ज्यादा है इसके बारे में, लेकिन इतना क्या ही पढ़ना है आपको। अच्छा, ये मैं आपको बस समझा देता हूं कि ये ट्रिपलेट ही क्यों था, टेट्राप्लेट क्यों नहीं था। चलिए ध्यान से देखिए। अच्छा छोड़िए, जान दे, सेटिंग दिया नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। 5 मिनट और बचा है वीडियो के लिए, सब बुला रहे हैं, क्लासेस भी हैं। चलिए इंसेटिव चलते हैं। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है सब। Gamow, a physicist, Gamow क्या था, physicist, who argued that since there are only 4 bases and if they have to code for 20 amino acid, the code should constitute a combination of bases. He suggested that in order to code for all the 20 amino acid, the code should be made up of 3 nucleotide, यानी कि एक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का होगा. This was a very bold proposition because a permutation combination of 4 to the power 3 is 4 into 4 into 4 would generate 64 codons, generating many more codons than required. तो हमको चाहिए 20, लेकिन मिल गया 64, तो अच्छा ही बात है. Providing proof that the codon was a triplet was a more daunting task. The chemical method developed by Hargobind Khurana was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combination of bases, homopolymers and copolymers. Marshall Nirenberg's cell-free system. तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड किसका था बाबू, हरगोविंद खुराना का, हरगोविंद खुराना, याद रखेंगे इसको। इन्होंने होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स को बनाया। मार्शल निरेनबर्ग्स सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिस्टम, तो सेल फ्री सिस्टम मतलब लैब में इसको किसने बनाया था, ये आप याद रखिएगा, मार्शल निरेनबर्ग्स ने बनाया था। फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड। सेवेरो-ओका एंजाइम, एक एंजाइम था सेवेरो-ओका एंजाइम, जिसका केमिकल नेचर था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, was also helpful in polymerizing RNA with a defined sequence in a template independent manner. Enzymatic synthesis of RNA. Finally, a checkerboard. चलिए इसके बारे में हम बताते हैं आपको क्या हुआ। देखिए, एक टेस्ट ट्यूब था, इसमें 20 अमीनो एसिड डाले गए, 20 अमीनो, और इसमें एक एंजाइम डाला गया सेवेरो-ओका एंजाइम। अब हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। एक आरएनए है, मान ले यू 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 ए यू जी, ठीक है ना, और हम डाल देते हैं सी सी, ऐसे इतना पूरा एक स्ट्रैंड डाला गया, जिसमें 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आपको दिख रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या, देखा ये गया कि इसे कभी भी कोई भी आरएनए प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड नहीं बनाता। अमीनो एसिड ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होता है, बस उसको सीक्वेंस करता है। तो जब ये सब डाला गया तो देखा गया जो यू जो नया एक जो आपको प्रोटीन मिला, यहाँ से प्रोटीन जो हमको प्रोटीन मिला, ध्यान से समझना, उस प्रोटीन में क्या था, फेनिल एलेनिन था। यानी कि देखा गया कि यू 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 मिलके किसको कोड कर दिया है, फेनिल एलेनिन को, और एयूजी जो है वो यहाँ पे मेथियोनिन बन गया। तो आपको ऐसा प्रोटीन मिला जिसमें फेनिल एलेनिन था और क्या था, मेथियोनिन। मान लो हम ऐसा एक एग्जांपल दे रहे हैं गंदा सा। अब देखिए इसमें देखा गया कि 2 जो है सी सी ये बच गए, तो इससे ये पता चला हमने 8 का डाला था, इसमें 6 ही खर्च हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, यानी कि पक्का ये ट्रिपलेट होंगे। क्या होंगे, ट्रिपलेट। तो हम थोड़ा सा आपको बता दिए, बहुत ये वास्ट चीजें हैं। तो ये चेकर बोर्ड है आपके सामने, ठीक है ना, कौन किसके लिए क्या कोड करता है। चलिए इसको हम अगले आपके 3rd वीडियो में आपको डाल देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब इसके बाद तीसरा वीडियो फिर जो होगा वो लास्ट वीडियो होगा, और इसमें पूरा आपकी जानकारी होगी, इसमें ट्रांसलेशन हम पूरा अच्छे से देखेंगे, और हम देखेंगे क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लास्ट में देखेंगे, लैक ऑपरॉन देखेंगे, सब आसानी से देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। यानी कि एक वीडियो और 1 घंटे का और आएगा, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। चलिए थैंक यू, और सब लोग जरूर देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।